Hello everyone, welcome to EVS Academy. So today we'll going to discuss on Unit 1, that is from UC NET JRF Environmental Science stream. So the first unit belongs to the fundamental of environmental science. In this unit we will discuss various aspects of atmosphere, hydrosphere, lithosphere and biosphere. Okay. सो आज का हमारा जो ये लेक्चर होने वाला है इसमें हम काफ़ी हद तक एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे जो कि हमारा यूनिट 1 पे टॉपिक पे होगा। तो यूनिट 1 के जो टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स आपके लिए कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस का काम करेंगे। तो 5 से 6 क्वेश्चंस जो आते हैं यूनिट 1 से उसके ऊपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग यूसी नेट एग्जाम। So guys, let's begin. So in the first slide, you can see that what do you mean by the definition of environment? So this is technically important for any point of interview sections. So कहीं भी अगर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा तो आपको बेसिकली अगर इन्वायरमेंटल साइंस स्ट्रीम से आप हैं तो आपको ज़रूर पूछा जा सकता है कि इन्वायरमेंटल साइंस होता क्या है। सो जो इन्वायरमेंटल साइंस का जो एक्यूरेट डेफिनेशन है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। So, environmental science is a multidisciplinary area. मल्टीडिसिप्लिनरी एरियाज में इनको पढ़ा जाता है। ओके, जिनमें हम क्या पढ़ते हैं, जिनमें हम फिजिकल, ओके, केमिकल, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स पढ़ते हैं। किसका? इन्वायरमेंट का फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स को हम इसमें स्टडी करते हैं। बट फिर पॉइंट आता है कि क्यों स्टडी करते हैं, तो उसके लिए इन्वायरमेंटल साइंस में एक और लाइन जोड़ा गया है क्या, कि विथ फोकस टू द करंट पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट। ओके, पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट होने के वजह से जो चीजें हमको दिखती हैं एनवायरमेंटल साइंस में, हम उसको रिवीजन करते हैं। आया समझ में? तो आगे अगर हम चले कि जो इन्वायरमेंटल साइंस है वो 4 स्पीयर्स में डिवाइड हुआ है। जैसे कि एटमॉस्फेयर है जिसमें हमारा ऑल मासेस ऑफ एयर and that gaseous component of our earth, okay, that is present, that is called atmosphere, while the water component or liquid form of water component as well as our lakes, ponds, that ocean, sea water, ये सब किस में आते हैं? हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। देन द थर्ड कंपोनेंट इज द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर बेसिकली क्या है? जिस पे आप रह रहे हो, क्रस्ट, इट इज अ पार्ट, that crust on which we are living. Okay, then again comes this biosphere. So biosphere technically what? It composed of all the organisms. Okay, marine ecosystem का हो सकता है, आपका terrestrial ecosystem का हो सकता है, आपका एओलियन इकोसिस्टम का हो सकता है। किसी भी तरीके का अगर जीव जंतु यहाँ पे मौजूद है तो हम उसको बायोस्फीयर में इंक्लूड करेंगे। सो ये जो डेफिनेशन है ये काफी इजी है। तो इसके अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आपको एसएसएन रीजनिंग में क्वेश्चन आएगा डेफिनेशन से, तो यू कैन बिल्ड अप दिस क्वेश्चन। ओके, देन कम्स टू द स्कोप। सो स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल साइंस कहाँ कहाँ है? पहली बात तो पहला जो स्कोप है ये क्या बोलता है कि इट हेल्प्स इन द कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस। सो नेचुरल रिसोर्सेस का हेल्प करता है कंजर्व करने में। व्हाई? बिकॉज सम काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस लाइक आपका पेट्रोलियम डिपॉजिट्स हुआ, आपका कोल डिपॉजिट्स हुआ, आपका फॉरेस्ट हुआ, तो इन सब का प्रोटेक्शन इसीलिए जरूरी है क्योंकि दे आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एन ह्यूमन इकोसिस्टम। ओके, तो ह्यूमन इकोसिस्टम के लिए ये सारे के सारे जो चीजें हैं बहुत ही जरूरी है, तो उनका कंजर्वेशन होना जरूरी है, जो भी नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस है। आया समझ में? सेकंड कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं, दिस टर्म्स दैट इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। इन्वायरमेंट के बहुत सारे इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं। इकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो अगर अगर आप बात करो लाइफ फॉर्म्स की स्टडी होना, वो भी बहुत जरूरी है क्योंकि इन्वायरमेंट में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो डेफिनेटली जो आपका इकोलॉजिकल सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा। किसी भी जगह की इकोलॉजी जो है वो ऑब्वियसली खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिजम्स, जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी इकोसिस्टम में, वो क्या एक अलग तरीके का रेस्पॉन्स दिखाते हैं टू द इन्वायरमेंट। ठीक है,
तो इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन की वजह से इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में भी चेंजेस आ सकते हैं। समझ में आया? फिर आता है क्या है, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन ऑफ द सराउंडिंग्स नेचुरल रिसोर्सेज, लाइक आपका इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि वाटर हो, एयर हो, सॉइल हो, ठीक है, इनमें ये सारे के सारे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनमें अगर किसी तरीके से पॉल्यूशन हमको दिख रहा है तो उसका पता करना, उसका मिटिगेशन करना, ये सब किस स्कोप में आता है, ये इन्वायरमेंटल साइंस के स्कोप में आता है। ओके, तो इससे रिलेटेड डिफरेंट सारे एजेंसी भी है, आप जान सकते हो, बहुत सारे एजेंसी हैं, ठीक है। CPCB नाम सुना होगा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ओके, CWC सेंट्रल वाटर कमीशन, ठीक है। WHO भी देता है वाटर के पैरामीटर्स, ठीक है। BIS, ठीक है, ये भी देता है। तो बहुत सारे चीजें हैं जो कि इन्वायरमेंटल साइंस के स्कोप में आते हैं, ठीक है, जो कि पॉल्यूशन कंट्रोल का काम करते हैं। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए फॉर, अगर इफ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस, यू शुड डेफिनेटली रीड दिस थिंग्स। ओके, देन कम्स टू द कंट्रोलिंग ऑफ द पॉल्यूशन। तो डेफिनेटली कंट्रोलिंग ऑफ द पॉल्यूशंस के बारे में भी तो जानना जरूरी है कि किस तरीके से उसको कंट्रोल करोगे। तो पढ़ क्यों रहे हो, पढ़ इसलिए रहे हो कि कंट्रोल कर सको। ओके, देन इट कम्स टू द सोशल इश्यूज कनेक्टेड टू इट। बहुत सारे सोशल इश्यूज भी होते हैं जो कि एक प्रॉब्लम है हमारे आज के उसके लिए। क्या हमारा जो सोशल इश्यूज है कनेक्टेड टू इट है, ये क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि आप अगर देख रहे हो कि कहीं पे भी इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस अगर आ रहा है तो उसका जो सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है वो ह्यूमन सोसाइटी पे पड़ता है। तो उस वजह से डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। और जैसे कि आप अगर एग्जांपल के तौर पे ले लो, तो अगर आप एक डैम का कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हो, ओके, तो उससे क्या होगा, वाटर का डिवाइडेशन होगा। तो वाटर का डिवाइडेशन होने की वजह से कहीं पे पानी पहुंचेगा, कहीं पे नहीं पहुंचेगा। तो जहां पे नहीं पानी पहुंचेगा वहां पे एक सोशल इश्यूज क्रिएट होने के चांसेस होते हैं। आया समझ में? अगेन, दैट कॉल्स द इम्पैक्ट्स ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन ऑन द इन्वायरमेंट। तो ह्यूमन का भी तो सबसे बड़ा रोल है, वही तो पॉल्यूट कर रहा है मोस्टली। तो ह्यूमन पॉपुलेशन का जो रोल है ऑन इन्वायरमेंट, उसकी भी हम स्टडी करते हैं किसमें, बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस के जो हम पहले यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, हम उसमें यहाँ पे डेफिनेशन प्लस स्कोप की इन्वायरमेंटल साइंस किस लिए हम पढ़ते हैं। तो वेरियस एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस हम जिसके लिए पढ़ते हैं उसको हमने इस स्लाइड में डिस्कस कर दिया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर किस चीज का भाई, लेयर्स का, ठीक है। तो लेयर्स, तो पहला जो लेयर्स हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा एटमॉस्फेयर। ओके, सो टेक्निकली अगर आप देख रहे हो एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर होता क्या है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, थिक बेल्ट ऑफ गैसियस एलिमेंट, थिक बेल्ट ऑफ गैसियस एलिमेंट्स, या थिक लेयर ऑफ गैसेस, ठीक है। तो गैसेस से भरा हुआ जो अपना स्फीयर है उसको हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेयर। तो इसमें जो पहला लेयर है, देखो पहला लेयर, पहला लेयर से शुरुआत करते हैं। सो पहला लेयर आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ट्रोपोस्फियर। ओके, सो जो पहला लेयर की जो खासियत है वो क्या बता रहा है, पहला लेयर जो ट्रोपोस्फियर है वो 0 to 12 किलोमीटर के अंदर में है। ये 80% ऑफ द मास कवर करता है, किसका, टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर को कवर करता है, जिसमें क्या है, वाटर वेपर है प्लस डस्ट है, दोनों मौजूद है। ओके, देन कम्स टू द लैप्स रेट। लैप्स रेट यहाँ पे कितना है, -6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। अब इसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू थिंक बाय लैप्स रेट। ओके, लैप्स रेट का मीनिंग क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर विथ चेंज इन अल्टीट्यूड। ओके, ये आपका डेफिनेशन समझ में आ रहा है। तो लैप्स रेट का चेंज क्या होता है कि जितना जितना आप अल्टीट्यूड में चेंजेस करोगे उस हिसाब से अल्टीट्यूडनल चेंजेस के साथ टेम्परेचर के क्या वेरिएशन है, व्हाट आर द स्पेसिफिक वेरिएशंस दैट वी आर सीइंग इन द टेम्परेचर ड्यू टू द अल्टीट्यूडनल डिफरेंस। कितना समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, आगे चलते हैं। देन इट कम्स टू पीबीएल एंड फ्री ट्रोपोस्फियर आर टू लेयर्स।
ओके, तो यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में दो तरीके की लेयर है। कौन सा लेयर? एक है पीवीएल। अब ये पीवीएल है क्या भाई? पीवीएल इज कॉल्ड एज प्लानिटरी बाउंड्री लेयर। प्लानिटरी बाउंड्री लेयर। सो ये प्लानिटरी बाउंड्री लेयर क्या करता है कि प्लानिटरी बाउंड्री लेयर के अंदर सारे का सारे जो इन्वायरमेंट का जो टर्बुलेंस है, जो एयर का मूवमेंट है, जितने भी फ्रिक्शन फोर्सेस लगते हैं, ये सारे के सारे कहाँ लगते हैं? प्लानिटरी बाउंड्री लेयर के अंदर लगते हैं। ओके, देन कम टू द फ्री ट्रोपोस्फियर। फ्री ट्रोपोस्फियर क्या होता है कि वहां पर टर्बुलेंस कम होता है, वहां पे इजीली कोई भी चीज मूव कर सकता है, तो वो हमारा फ्री ट्रोपोस्फियर माना जाता है। इतना समझ में आ गया? फिर आता है आपका क्या? स्ट्रेटोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर क्या है? 12 टू 50 किलोमीटर है इसका भी, जिसमें कि क्या होता है कि टेम्परेचर राइज हो जाता है यहाँ पे। अब इसका मीनिंग क्या है समझो। देखो क्या हो रहा है कि टेम्परेचर जो है यहाँ पे ऐसे डिक्रीज करता है, देन अगेन यहाँ पे इंक्रीज करता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ट्रोपोस्फियर है नीचे में वहां पे लैंड है। तो लैंड करता क्या है? लैंड एक लॉन्ग वेव रेडिएशन छोड़ेगा, लॉन्ग वेव रेडिएशन रिलीज करेगा। तो लॉन्ग वेव रेडिएशन जब रिलीज करेगा लैंड, तो इट विल डेफिनेटली हीट अप दी व्हाट? ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर को ये हीट करेगा अगर ये लॉन्ग वेव रेडिएशन छोड़ेगा। तो जैसे ही ट्रोपोस्फियर हीट हो जाएगा, उससे क्या होगा कि आपका क्रिएट होगा क्या? वहां का जो इन्वायरमेंट है वो वार्मर रहेगा। तो नीचे वाला जो इन्वायरमेंट होता है क्या पीबीएल के अंदर में, उसमें टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है। जैसे ही आप थोड़ा 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 ऊपर जा रहे हो तो अल्टीट्यूडनल डिफरेंसेस आ रहा है, तो एयर का दबाव घट रहा है। तो एयर का प्रेशर घटने की वजह से क्या हो रहा है कि वहां पे कूलिंग इफेक्ट हो जा रहा है। कूलिंग इफेक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि एयर नहीं है तो वो सूरज की रोशनी को ट्रैप करेगा नहीं, जो और साथ ही साथ तुम्हारा जो लॉन्ग वेव है उसको भी ट्रैप नहीं कर पाएगा। तो अगर इस हाइट पे मैं बात करूं तो इस हाइट पे तो ट्रैप ही नहीं कर पा रहा है वो उतना एनर्जी को, जबकि यहाँ ज्यादा ट्रैप कर रहा था। और हायर अल्टीट्यूड में वो ट्रैप ही नहीं कर पा रहा है। तो हायर अल्टीट्यूड में ट्रैप नहीं कर पाने की वजह से क्या होगा? उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। सिंपल सी बात है। ओके, उसके बाद आप देख ही सकते हो इसी वजह से क्या होता है कि जो माउंट एवरेस्ट है वहां पे क्या बर्फ दिख रहा है? क्यों दिख रहा है? कि माउंटेन यहाँ जितना हाई जा रहे हो वहां पे क्या हो जा रहा है? वहां पे आपका फ्रीजिंग कंडीशंस क्रिएट हो जा रहे हैं, और साथ ही साथ एयर मास भी वहां पे कम है। तो एयर मास कम होने की वजह से जो फ्रीजिंग कंडीशन में पानी जो है वो आइस एंड स्नो का स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, देन कम टू द स्ट्रेटोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर में अचानक से क्यों इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर? ये तो 12 से 50 किलोमीटर है, इसमें क्यों इंक्रीज होता है? देखो बीच में भी एक लेयर है जिसको हम ट्रोपोपोज बोलते हैं, जो कि एक आइसोथर्मल लेयर है। ठीक है, वो इन दोनों के बीच में यहाँ मौजूद है जिसको हम ट्रोपोपोज बोलते हैं, जो कि एक आइसोथर्मल लेयर भी है। ठीक है, तो जो स्ट्रेटोस्फियर की बात करूं तो इसमें क्या हो रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी बाय ओजोन। ओजोन तेजी से एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक थिक ओजोन का लेयर मौजूद है किसमें? स्ट्रेटोस्फियर में, जो कि यूवी को एब्जॉर्ब करेगा और वहां के टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा जितना आप ऊपर जाओगे। तो स्ट्रेटोस्फियर क्या होता है कि स्ट्रेटोस्फियर कंसिस्ट ऑफ 19% ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर। 19% करता है भाई, ट्रोपोस्फियर एट 80 एंड स्ट्रेटोस्फियर कंसिस्ट ऑफ 19। ओके, देन कम टू द पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। तो ये पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड क्या है कि ये पोल्स के इलाकों में जो स्ट्रेटोस्फेयर के क्लाउड होते हैं वो हमको पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड माना जाता है। ठीक है, तो इनसे होता क्या है कि ये जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड है ये 15 टू 25 किलोमीटर के बीच में लाई कर रहा है, और इसका जो टेम्परेचर है वो माइनस क्या 78 डिग्री सेल्सियस है। और ये रेस्पॉन्सिबल है ओजोन के डिस्ट्रक्शन के लिए। क्यों ओजोन के डिस्ट्रक्शन के लिए? क्योंकि ये हमारा एक चेन रिएक्शन बनाता है, जिसमें क्या होता है कि क्लोरीन एटम जो होता है वो रिलीज हो जाता है। अब क्लोरीन एटम रिलीज होने के बाद वो क्या करता है कि ओजोन के जो मॉलिक्यूल्स है उनको ब्रेक कर देता है। और पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड वो एक तरीके का क्या प्रोड्यूस करता है? वो एक तरीके का कैटालिस्ट है। वो एक सरफेस प्रोवाइड करता है इन चेन रिएक्शंस को, जहां पे आसानी से ये चेन रिएक्शन हो सके।
क्लियर इट? ओके, देन कम्स टू दी सो नेक्स्ट पेयर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पेयर में अपना आता है मेजोस्फीयर। तो मेजोस्फीयर 50 टू 80 किलोमीटर के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसकी यहाँ पे क्या खासियत है, यहाँ पे जो एयर की डेंसिटी होती है वो काफी लो होती है टू एब्जॉर्ब द सोलर रेडिएशन। तो क्या इसका मीनिंग है कि यहाँ पे जो एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत दूर दूर स्प्रेडेड होंगे। मतलब एक मॉलिक्यूल यहाँ होगा तो दूसरा मॉलिक्यूल इधर होगा, तीसरा मॉलिक्यूल इधर होगा, इधर होगा, तो काफी स्पेस है मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो एयर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होने की वजह से उनकी डेंसिटी कम है। मतलब बहुत ज्यादा एयर का मॉलिक्यूल्स एक जगह पे मौजूद है नहीं। तो इस वजह से क्या होता है कि जो मेजोस्फीयर होता है, क्योंकि वो स्ट्रेटोस्फीयर के क्या जस्ट ऊपर वाली लेयर है, तो लोअर मेजोस्फीयर में टेम्परेचर तो काफी हाई होता है। देखो पास पास 0 डिग्री के बता रहा है यहाँ पे, बट जैसे ही आप ऊपर जाओगे ये -100 तक चला जाएगा। -100 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ओके, तो ये कोई उतना खास लेयर है नहीं, बट यहाँ पे आप ये चीज अनुमान लगा के चल सकते हो कि एयर डेंसिटी लो है, जिस वजह से आपका मेजोस्फीयर जो होता है बहुत ही ज्यादा वार्म होता है, और उसका जो टेम्परेचर होता है कहाँ पे, डाउन में वार्म एंड अप में उसका डिक्रीज कर रहा होता है, डिक्रीज डिक्रीज। ऊपर में वो कूलर बनता है, कोल्ड लेयर हो जाता है, और कोल्डेस्ट लेयर भी है अपना किसका, पूरे एटमॉस्फेयर का सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट लेयर जो है वो क्या है, मेजोस्फीयर ही है। अब ये कोल्ड कहाँ होता है, ये अपर बाउंड्री में होता है, जिसको हम मेसोपॉज बोलते हैं, जहाँ पे मेजोस्फीयर खत्म हो जाता है, ये वाला इलाका मेसोपॉज की बात कर रहा है यहाँ पे। ओके, सो दिस प्लेस की वो बात कर रहा है। ओके, देन कम टू द थर्मोस्फीयर। तो थर्मोस्फीयर क्या है, बेसिकली 80 किलोमीटर अप वाली लेयर को हम थर्मोस्फीयर बोलते हैं। तो ये एक तरीके से हीट स्फीयर है। यहाँ पे टेम्परेचर कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2000 डिग्री सेल्सियस। तो 2000 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि डेफिनेटली ये जो लेयर है ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है सोलर सिस्टम से, ठीक है। तो टेम्परेचर इज वेरी हाई बिकॉज इन दिस लेयर यूवी रेज आर डायरेक्टली कमिंग, डायरेक्टली आ जा रहा है, कोई फिल्ट्रेशन नहीं है। जैसे कि ये अपना स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन कर देता था, यहाँ पे तो O3 था, वो कर देता था, बट यहाँ पे कोई है ही नहीं। तो इस वजह से जो यूवी रेज है वो डायरेक्टली पड़ रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है, आपका थर्मोस्फीयर जो है काफी हद तक हीटेड लेयर है। तीसरी बात क्या है कि यहाँ पे आपको एक और लेयर दिखेगा जिसको हम बोलते हैं आयनोस्फीयर। तो आयनोस्फीयर में होता क्या है, ये 80 टू 550 किलोमीटर के बीच में है। यहाँ पे गैस जो होता है मौजूद है आयनोस्फीयर में, वो क्या करते हैं, यूवी और एक्सरे दोनों को एब्जॉर्ब कर डालते हैं। तो कौन कौन से पार्टिकल्स ऑफ गैस यहाँ पे मौजूद है जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं और फ्री रेडिकल क्रिएट करते हैं? देखो O+, O2+, NO+, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे आयनोस्फीयर के क्या फ्री रेडिकल स्पीसीज है, जो कि रेडियो कम्युनिकेशन लेयर भी बोला जाता है इनको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्ज आयन होने की वजह से जो सिग्नलिंग होती है, जो आपके सिग्नल होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं। कहाँ पे? अपने आयनोस्फीयर में। आया समझ में? देन कम टू द एक्सोस्फीयर। तो अगर मैं एक्सोस्फीयर की बात करूं तो एक्सोस्फीयर में क्या हो रहा है कि इसका जो अपर पार्ट है वो थर्मोस्फीयर को एक्सटेंड करता है 550 किलोमीटर से लेके क्या 1000 किलोमीटर तक एक्सोस्फीयर जो होता है। ये समझ में आया? तो ये भी कौन सा लेयर है, ये वो लेयर है जहां पे मोस्टली आप सैटेलाइट्स को देख सकते हो। देखो यहाँ पे सैटेलाइट्स, एक्सोस्फीयर वो लेयर है जहां पे आपको सैटेलाइट्स दिखते हैं। बट देन कम टू दी हाईएस्ट लेयर, दैट इज मैग्नेटोस्फीयर। तो ये जो मैग्नेटोस्फीयर है ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को ऑपरेट करती है, ठीक है। तो ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को ऑपरेट करती का मीनिंग क्या है कि ये वो लेयर है जो कि सूरज से आने वाली जो रोशनी है, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनको एक तरीके से अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी होने की वजह से क्या हो रहा है कि वो जो लेयर है आपका, वो लेयर में हो क्या रहा है, वो एक तरीके से मैग्नेटिकली चार्ज पार्टिकल्स भी आते हैं। तो ये मैग्नेटिकली चार्ज पार्टिकल्स को क्या करता है, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है मैग्नेटोस्फीयर में, वो क्या करती है, रिपेल बैक करती है। क्योंकि अगर बहुत सारे आपके कॉस्मिक रेज आ गए हैं अर्थ पे, तो डेफिनेटली वो क्या क्रिएट करेंगे, वो बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करेंगे, जिस वजह से डिफरेंट काइंड ऑफ कैलामिटीज आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, लार्ज चेंज पार्टिकल्स कोलाइड
टू फॉर्म द अरोरा बोरियालिस। तो यहीं से क्या होता है कि बहुत सारे क्या होता है कि आपका जो कॉस्मिक रेज आता है वो चार्ज पार्टिकल्स को और ज्यादा चार्ज करता है। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे अरोरा बोरियलिस नाम का फीचर दिख रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि नॉर्दर्न लाइट्स में भी आपको दिखता है। दिस इज अरोरा बोरियलिस। तो इस तरीके का आपके क्या स्काई में दिखेगा, कलरफुल जो आपके शेड्स बनते हैं, इसको हम अरोरा बोरियलिस बोलते हैं। देन कम टू द कंपोजिशन। सो कंपोजिशन पार्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एटमॉस्फेयर का है। तो एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन क्या है आप पढ़ते हैं। देखो, एटमॉस्फेयर को फिर ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन वी हैव डिवाइडेड इनटू टू मेजर स्फीयर्स, दैट इज होमोस्फीयर एंड हेट्रोस्फीयर। ओके, तो होमोस्फीयर में क्या होता है कि रिलेटिवली कांस्टेंट कंपोजिशन होता है। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड आर्गन होते हैं, ये तीनों एक तरीके से मिक्स्ड वे में रहते हैं, मिक्स्ड, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। मतलब कोई भी अगर एयर मास उठा लो किसमें, होमोस्फीयर में, जो कि आपका कहाँ से है 20 से आपका 80 तक जा रहा है, इन सारे किलोमीटर्स के अंदर में अगर आप देख रहे हो, तो उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड आर्गन जो है, ये क्या है कि ये हमेशा हर एयर मास में मौजूद होते हैं और सिमिलर कंपोजिशन पे मौजूद होते हैं, मतलब सिमिलर परसेंटेज ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन वहां पे होता है। ओके, अब क्यों, क्योंकि यहाँ पे टर्बुलेंट मिक्सिंग का ये इलाका है। क्या टर्बुलेंट मिक्सिंग मतलब, यहाँ पे विंड जो होता है काफी तेजी से बह रहा होता है, जिसके वजह से क्या है कि जो ये सारे एलिमेंट्स हैं वो सब क्या होते हैं, मिक्स्ड हो रहते हैं। गैसेस और एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत क्विकली मिक्स हो रहे होते हैं, इसलिए इनको टर्बुलेंट मिक्सिंग स्फीयर भी बोला जाता है। तो ये होमोस्फीयर है, जिसका जो रिलेटिवली कांस्टेंट कंपोजिशन है, इसके कंपोजिशन नहीं बदलता है। मतलब नाइट्रोजन का जितना परसेंटेज है, ऑक्सीजन का जितना परसेंट है, आर्गन का जितना परसेंट है, वो उतना ही होता है। आया समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। देन कम टू द हेट्रोस्फीयर। तो हेट्रोस्फीयर में क्या होता है, जो कि आपका 80 डिग्री से क्या 80 किलोमीटर से आपका 1500 किलोमीटर के पास पास है। तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे ये हो रहा है कि वहां पे स्ट्रैटिफिकेशन हो रहा है अकॉर्डिंग टू द मोलिकुलर वेट। इसका मतलब क्या है कि जो हेवियर एलिमेंट है वो डाउन हो जाएंगे। देखो, ये क्या है, ये आपके हेवियर एलिमेंट्स हैं। ओके, तो हेवियर एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डाउन आ जाएंगे। और हाइड्रोजन हीलियम हुआ, ये सब लाइटर एलिमेंट्स हैं, ये आपके ऊपर चले जाएंगे। कन्फर्म? ठीक है, इतना समझ में आया। देन कम टू द आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर में क्या है, ये सारे के सारे आपके मौजूद हैं। कौन सा, जो डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स है वो यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे जो टेक्निकली एयर फ्लो होगा वो किस तरीके होगा, नियरली लैमिनार। मतलब क्या है कि हवा ऐसे ही मूव कर रहा होगा। ठीक है, ऐसे फ्लैट 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 प्लेन की तरह ऐसे मूव कर रहा होगा। बट यहाँ तो ऐसा ऐसा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा ऐसा भी हो सकता है। तो एयर का मूवमेंट भी इसमें डिफरेंट होंगे। समझ में आया? तो इसमें क्या होगा कि एयर का फ्लो, विंड का फ्लो जो होगा अलग होगा, यहाँ पे विंड का जो फ्लो होगा वो अलग होगा। कन्फर्म? ओके, सो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम और कुछ पढ़ते हैं। फिर बात आती है रेजिडेंस टाइम की। तो रेजिडेंस टाइम का मीनिंग क्या होता है कि रेजिडेंस टाइम का मीनिंग होता है द टाइम टेकन बाय एनी substance to leave the system। ओके, तो एक पर्टिकुलर स्फीयर से लीव करने में कितना टाइम लगाता है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ गैस, यहाँ एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्स्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिडेंस टाइम। तो जो रेजिडेंस टाइम की बात आ रही है, इसमें कुछ गैसेस जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। कौन? नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड आर्गन। इस वजह से अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम मिलता है तो आप उसमें क्या कंसिडर करोगे, एयर के मास को, नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड आर्गन का जो मोलिकुलर वेट होगा वही आपका नॉर्मल एयर का मास में कंसिडरेशन होगा। ठीक है, तो मेन कंपोनेंट क्या है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड आर्गन। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, ये सब ट्रेस गैसेस हैं, जो कि अदर नोबल गैस, जो नोबल गैसेस भी होते हैं इसमें।
ठीक है। फिर क्या आता है आपका सेकंड, दैट इज वेरिएबल। वेरिएबल का मीनिंग क्या है कि वो हर जगह पे थोड़ा चेंज दिखता है, मतलब थोड़ा 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 अलग अलग जगह में क्या है उसका कंपोजिशन में बदलाव आता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों जी? क्योंकि आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मैकेनिज्म है वो क्या होता है कि ओशन में जाके सिंक होता है। प्लांट्स जब उसको क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो इट डिपेंड्स कि कहाँ पे सोर्स है, कहाँ पे आपका सिंक है कार्बन डाइऑक्साइड का, उस बेसिस पे आपका ये जो गैसेस का कंपोजिशन होता है वो वेरी करता है। आप फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जाके बोलोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। क्यों जी? क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि वहां पे वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। ठीक है, वहां पे वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। कब? नाइट टाइम में। फिर अगेन आता है नाइट टाइम में। जैसे ही आप नाइट टाइम में किसी फॉरेस्ट में ट्रैवल कर रहे हो तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है, ज्यादा होगी। क्योंकि रात में क्या होता है, फॉरेस्ट जो होता है प्लांट वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। बट जैसे ही आप उस फॉरेस्ट से थोड़ा बाहर आके आप कहाँ पे जा रहे हो, आप झील के पास जा रहे हो, तो थोड़ा आपको क्या लगेगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि वहां पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अगेन सिंक हो रहा होगा। समझ में आ रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे सिंक होता है, कहाँ पे रिलीज होता है, ये सब चीजों को पढ़ते हुए आप आगे बढ़ सकते हो। देन कम टू, क्या है कि ये एक लॉन्ग लिव्ड ट्रेसर भी है, मतलब बहुत दिन तक ये रहता है और उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो अपना एटमोस्फेयर से रिमूव होता है। देन कम टू द थर्ड वन, दैट इज द वाटर स्फीयर, जो कि सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा है आज के ग्लोबल वार्मिंग में, दैट इज वाटर वेपर। तो वाटर वेपर क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि आप जानते हो बहुत सारा जो अर्थ का सरफेस है वो डिफरेंट कंपोजिशन का है। तो अगर मैं किसी लेक की बात करूं उसका कंपोजिशन अलग है, किसी सॉइल की बात करूं उसका कंपोजिशन अलग है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स चेंजेस। तो इसमें क्या होता है कि ये एक शॉर्ट लिव्ड ट्रेसर है। हम इसको ये मान के चलते हैं कि इट इज ए शॉर्ट लिव्ड ट्रेसर, सबसे कम समय तक रहने वाला ट्रेसर है। क्यों? क्योंकि ये तुरंत ही चेंज हो जाता है, इसका कंपोजिशन तुरंत ही चेंज हो जाता है। एक पर्टिकुलर इलाके का जो वाटर वेपर होता है वो तुरंत उनमें चेंजेस आते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये डिफाइंड है टेम्परेचर के बेसिस पे, और टेम्परेचर हाईली वेरिएबल है। किसमें? ट्रोपोस्फियर या हो या आपका हेट्रोस्फियर हो, जिसमें मेजोस्फियर वगैरह, एक्सोस्फियर, आइनोस्फियर वगैरह आ रहे हैं, उनमें प्रॉब्लम क्या होता है कि उनमें टेम्परेचर जो सारे लेयर्स डिफाइंड है वो सब ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। और एक बार टेम्परेचर अगर चेंज हुआ तो वाटर वेपर डेफिनेटली चेंज होगा। तो हर सेकेंड में आपका क्या, ये टेम्परेचर में चेंजेस होने की वजह से वाटर वेपर का कंपोजिशन चेंज हो जाता है। तो इस वजह से इसको हम शॉर्ट लीव्ड ट्रेसर बोल रहे हैं, मतलब बहुत कम समय तक ये सिमिलर कंपोजिशन दिखा सकता है। आए समझ में? आगे चलते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं तो हम कंपोजिशन में थोड़ा आगे चले हैं तो आपका जो एटमॉस्फेयर है वो कंपोज्ड ऑफ वेरियस काइंड ऑफ केमिकल स्पीसीज होता है। तो अगर हम पहली बात करें तो नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन क्या है, ये 78.084% एग्जैक्टली इतना कवर करता है, जिसकी रेजिडेंस टाइम कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁷ काफी ज्यादा है। ओके, इट कम्स फ्रॉम द बायोजेनिक, ओके, एंड वॉल्केनिक सोर्सेस। तो मेनली ये बायोजेनिक है एंड वॉल्केनिक सोर्सेस है, मतलब ऑर्गेनिज्म से आ सकते हैं या तो वॉल्केनिक इरप्शन से ये प्रोड्यूस हो सकता है। कौन? NO2, N2, not NO2, that is N2। देन कम टू द ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है वो 20.946% एग्जैक्टली कवर करता है, जिसका जो रेजिडेंस टाइम है वो क्या है, 3 × 10⁻³ टू 10⁴ ईयर्स है। ठीक है, ये भी कहाँ से आता है, ये बायोजेनिक सोर्सेज से आता है। देन कम टू द आर्गन। आर्गन 0.934% कवर कर रहा है। फिर आता है क्या है, वाटर वेपर। वाटर वेपर H2O जो है वो आपका 0 to 4% कवर कर रहा है, जिसका जो रेजिडेंस टाइम है वो 10 दिन है। ये कहाँ कहाँ से आ रहा है, बायोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक एंड वोल्केनिक। ओके, देन कम दी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रहा है, CO2। तो CO2 कहाँ से आ रहा है जी, CO2 आपका कंसंट्रेशन इसका है 3.94 × 10⁻⁻²। मतलब जैसे कि आपको जानते हो
परसेंटेज, इतना परसेंटेज है, जिसकी वैल्यू है 394 ppm, जिसकी रेजिडेंस टाइम आप यहाँ पे देख सकते हो 22 150 है, जिसका सोर्सेस क्या है, बायोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक, वॉल्केनिक। ओके, एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस में बेसिकली क्या हो सकता है, वैक्यूलर इमोशंस, वैक्यूलर इमिशंस, ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं। मैं अगर बात करूं तो सबसे पहला आएगा वैक्यूलर इमिशंस, दूसरा क्या आएगा, इंडस्ट्रियल एमिशंस, ठीक है, तीसरा क्या आएगा, तीसरा क्या आ सकता है, डोमेस्टिक भी होता है, ऐसा नहीं है, डोमेस्टिक इमिशंस भी होते हैं। तो दीज आर एंथ्रोपोजेनिक, ये हो सकता है एंथ्रोपोजेनिक। ओके, देन कम टू द नियॉन, ठीक है, इसी तरीके से आप सारे गैसेस का देख सकते हो यहाँ पे। आई विल नॉट गो इन द डिटेल्स, बट डेफिनेटली आई एम शोइंग हियर कि कौन कांस्टेंट गैस है, कौन हाईली वेरिएबल है। आप कांस्टेंट गैस को देख लो, क्या है, ये तीन कांस्टेंट गैस मौजूद है। फिर उसके बाद क्या आता है, हाईली वेरिएबल गैस जो कि है वाटर। आप वाटर को देख सकते हो, एस्ट्रिक मार्क दिया हुआ है, और ये सिर्फ 10 दिन रहता है, ठीक है, 10 दिन इसकी रेजिडेंस टाइम है, तो बहुत जल्दी ये चेंज होने वाला है, गैस है। फिर आपका आता है वेरिएबल गैसेस, तो वेरिएबल गैसेस में ये सारे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ये वगैरह वेरिएबल गैसेस में मौजूद होते हैं। तो इतना आपको समझ में आ रहा है, जैसे कि 5 दिन भी है, जहाँ की एमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये सब भी हाईली वेरिएबल गैसेस है, जो कि जल्दी से जल्दी क्या होता है, अपने एटमॉस्फेयर से रिमूव हो जाते हैं, मतलब इनका कंपोजिशन जो है बहुत तेजी से चेंज हो जाता है। क्लियर? ओके, सो यू गो थ्रू दिस कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर का जो आपका ये टेबल है, यू कैन गो थ्रू दीज थिंग्स, ओके। एंड आप यहाँ पे देखना रेजिडेंस टाइम जिनका कम होगा वो सारे के सारे हाईली वेरिएबल गैसेस होंगे, हाईली वेरिएबल। जिनका थोड़ा मिड रेंज में है वो सब वेरिएबल गैसेस, और जिनका ज्यादा ही रेजिडेंस टाइम है वो सब कांस्टेंट गैसेस है। इतना क्लियर है? ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। So again in the next slide we are coming to the second sphere. तो second sphere is the hydrosphere. Okay. So hydrosphere में सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है वाटर का अर्थ के सरफेस पे। ओके, सो अर्थ के सरफेस पे अगर हम बोले 96.5% जो है वो ओशन में वाटर के मौजूद पे तौर पे मौजूद है। तो ओशन वाटर होता क्या है, ओशन वाटर काफी सैलाइन होता है इन नेचर। मतलब क्या है कि डिजॉल्व्ड सॉल्ट कंटेंट इज हाई। किसमें? आपका अर्थ के वाटर में। क्लियर? डिजॉल्व्ड सॉल्ट कंटेंट जो होता है काफी ज्यादा होता है, कहां पे, आपका ओसेनिक वाटर में। क्लियर है? ओके, देन कम टू द सलाइन ग्राउंड वाटर। सलाइन ग्राउंड वाटर 0.93%, सलाइन ग्राउंड वाटर SGW। देन कम द सलाइन लेक, ओके, एंड उसके ऊपर आता है फ्रेश वाटर। ओके, तो ये जो फ्रेश वाटर होता है इसमें ग्लेशियर एंड आइस कैप्स होते हैं, जिनकी जो कंपोजिशन है वो 68.6% है। फिर क्या है, ग्राउंड वाटर है, जिसका जो कंपोजिशन है वो 30.1% है। देन कम टू द सरफेस एंड अदर फ्रेश वाटर, जिसका कंपोजिशन है 1.3% है। ओके, सो ये सरफेस वाटर 1.3% से आइस एंड स्नो की जो वैल्यूज है वो 73.1% होती है। लेक की क्या होती है, 20.1% होता है। और ऊपर में आपको क्या मिल रहा है, एटमॉस्फेरिक वाटर, बायोलॉजिकल वाटर, रिवर, स्वैम्स एंड मार्सेस एंड सॉइल मॉइस्चर, ये सब है। जिसमें कि 3.52% जो है आपका सॉइल मॉइस्चर है, स्वैम्प एंड मार्स जो है वो आपका 2.53,
रिवर 0.46, बायोलॉजिकल वाटर जो कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद है दैट इज 0.22, और एटमॉस्फेरिक वाटर जो कि आपका एटमॉस्फेयर में जा रहा है वो 0.22% है। क्लियर है? अब इसमें क्या पूछ सकते हैं, व्हाट विल बी द क्वेश्चन दैट इज कमिंग, ओके। तो आप इसमें ये पूछ सकता है कि सैलिनिटी का ट्रेंड बता दो जी, कौन सा वाटर कितना सलाइन है। तो आइस फेड एंड ग्लेशियर फेड जो वाटर है वो फ्रेश वाटर में कंसिडर किए जाते हैं, तो सलाइन वाटर फ्रेश वाटर में नहीं हो सकता है। तो बेसिकली ओशन वाटर होगा जो कि काफी सलाइन होगा, ठीक है। और उसके बाद आएगा तो ग्राउंड वाटर आएगा। ग्राउंड वाटर में टीडीएस की मात्रा ज्यादा होती है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स की, तो उसके बाद वो आ सकता है। और थर्ड में आपका फ्रेश वाटर आएगा जो कि ग्लेशियर में और आइस कैप्स में स्नो के तौर पे मौजूद है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन क्या डाल रहा है भाई, कैसे आ रहा है क्वेश्चन, थोड़ा लॉजिक लगा के आंसर्स बनाना। कंफर्म है? क्लियर है? आगे चलते हैं। तो दिस इज अ ग्लोबल वाटर साइकिल। सो इन ग्लोबल वाटर साइकिल व्हाट हैपेंस, लेट अस सी। तो ओशन से सबसे पहले क्या हो रहा है, एवापोरेशन हो रहा है, ठीक है। फिर कुछ हाइट पे जाने के बाद वो कहाँ पहुंच जाएगा, क्लाउडी पोजिशन से पहुंच के वहां कंडेंस होगा। कंडेंस होने के बाद क्या हो जाएगा, कंडेंस होने के बाद वो डेफिनेटली एक क्लाउड का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। क्लाउड का फॉर्मेशन होने के बाद क्या होगा, उसमें से फिर प्रिसिपिटेशन होगा, और फिर से ये पानी बरस के तुम्हारा यहाँ पे ओशन में वापस आएगा, या तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। क्लियर है? क्लियर है जी, ठीक है। इसमें आप एक चीज और भी देख सकते हो, ये एडवेक्शन हो रहा है। एडवेक्शन का मीनिंग क्या है कि ये ऐसे मूव करेगा, हॉरिजॉन्टली क्या है, क्लाउड्स मूव कर रहे हैं। तो ओशन के ऊपर जो क्लाउड बनेंगे वो बड़े बड़े बनेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपकी जो इवापोरेशन है वो काफी ज्यादा हो रहा है, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि वाटर जो भर रहा है क्या, एक पर्टिकुलर हाइट पे वो बहुत बड़ा क्लाउड बना रहा है। जबकि थोड़ा आगे चले जाओ तो फिर क्या शुरू हो जाता है, कंडेंसेशन, ठीक है। तो कंडेंसेशन में आप जाते हो तो कंडेंसेशन में क्या होता है, फिर प्रिसिपिटेशन शुरू हो जाता है। कंडेंसेशन होने के बाद तो फिर यहाँ पे प्रिसिपिटेशन शुरू होता है। बट अगर माउंटेनियस रीजन में प्रिसिपिटेशन हो रहा है तो इट कैन रिजल्ट इन सॉलिड प्रिसिपिटेशन और लिक्विड प्रिसिपिटेशन। लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड दोनों में से किसी में प्रिसिपिटेट करेगा डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर। तो सॉलिड प्रिसिपिटेशन होगा तो क्या होगा, स्नो एंड आइस बनाएगा। then what happens, snow and ice get melt and it comes to again the surface। तो सरफेस पे आएगा, और सरफेस पे आके क्या होगा, यहाँ पे आपका ये रन ऑफ इन्फिल्ट्रेट करेगा या परकुलेट करेगा, उसको प्लांट लेगा, देन अगेन इट विल ट्रांसपायर। और फ्रॉम दी स्नो सरफेस ऑल्सो क्या होता है कि सब्लिमेशन होता है, कि डायरेक्टली वो क्या होता है आपका गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जो सॉलिड होता है वो डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। रिलीज होता है, आपने देखा होगा धुआं धुआं रिलीज होता है जब अपने आइस के सरफेस के ऊपर आप जा रहे होते हो, ओके। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये वाटर का साइकिल जो है ये चलता रहता है। तो आपको ये वाटर साइकिल भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से वाटर साइकिल चल रहा है। एंड यू नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स, यू नो वेरी वेल फ्रॉम दी बचपन ओनली, यू हैव रीड दोज थिंग्स, ठीक है। तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, तो इसमें कुछ नई बात नहीं है कि कैसे हो रहा है। बट अगेन आई हैव शोन यू हियर डिफरेंट फेजेस ऑफ व्हाट, दैट वाटर, ओके। देन लेट्स कम टू द इन्वेंटरी ऑफ द वाटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। इन्वेंटरी बनाते हैं, तो इन्वेंटरी बनाने चले, जैसे कि हमने पहले भी देख चुके हैं क्या, कि जो ओशन वाटर है उसकी वॉल्यूम कितनी होती है, 1370 इंटू 10 टू पर 10 टू द पावर 6 किलोमीटर का वॉल्यूम, ठीक है। क्या होगा, इंटू होगा डेफिनेटली, पर से नहीं है, इंटू है, इतना ही है, इंटू 10 टू द पावर 6। ये जो है यहाँ पे ये मल्टीप्लाइड है, ठीक है, मल्टीप्लाइड है 10 टू द पावर 6 किलोमीटर ऑफ वॉल्यूम ये दिखाता है। देन कम द आइस कैप्स। आइस कैप्स की जो वॉल्यूम है वो आपकी 39 है। डीप ग्राउंड वाटर की आपकी कितनी है, डीप ग्राउंड वाटर की आपकी 5.3 है,
ओके 5.3 है आपका। फिर सैलो ग्राउंड वाटर कितना है 4.3, लेक कितना है 0.125, ओके। देन कम दी सॉइल मॉइस्चर, तो सॉइल मॉइस्चर 0.065, एटमोस्फेयर है 0.013, रिवर्स है 0.0017 एंड बायोस्फीयर है 0.0006। तो टोटल इन टोटल कितने मौजूद है 1408.7 इंटू 10⁶ किलोमीटर क्यूब का वाटर मौजूद है। कहां पे सरफेस ऑफ अर्थ पे। तो ये आपको अगेन क्या देगा बाई परसेंटेज और बाई वॉल्यूम। सो इसमें क्या देगा डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग सीक्वेंस दे सकता है, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग सीक्वेंस के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसको अच्छे से पढ़ो, इट इज वेरी वेरी इजी एंड इसको अच्छे से पढ़ो। परसेंटेज वाइज भी मैंने दे दिया है, तो परसेंटेज वाइज भी देख लेना जी कि कैसे इसकी इन्वेंटरी बनती है। आया समझ में? ओके लेट्स गो। देन कम टू दी ओशनिक जोन्स, ठीक है। तो ओशन के जोन्स की अगर मैं बात करूं तो ओशन के जोन्स में आपको क्या मिल रहा है कि हॉरिजॉन्टल जोन्स है ये। यहाँ पे हम ओशन जोन्स की अगर हम बात करेंगे हाइड्रोस्फीयर में, हम हॉरिजॉन्टल स्फीयर्स पहले पढ़ेंगे। तो हॉरिजॉन्टल स्फीयर्स में जब हम पढ़ रहे हैं तो क्या हुआ है कि ओशनोग्राफर जो है वो डिवाइड किए थे ओशंस को ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशंस, ठीक है। तो इसमें क्या था कि पहला जो जोन था वो लिटोरल जोन था, जो कि इंक्लूड करते हैं एरिया बिटवीन द हाई टाइड एंड द लो टाइड। इसका मीनिंग क्या है कि ये हाई टाइड अगर ऐसा है और ये लो टाइड अगर ऐसा है तो ये वाला इलाका, इसको हम इंटरटाइडल जोन बोलते हैं, ओके। ड्यूरिंग हाई टाइड दिस जोन इज कवर्ड इन द ओशन वाटर फॉर मेनी आवर्स। ये तो सही बात है, हाई टाइड आता रहेगा तो वो उस जोन को बार बार क्या कवर कर दे रहा होगा। जैसे ही फिर लो टाइड हो जाता होगा वो एक्सपोज्ड हो जाता होगा और क्या सरफेस में दिखने लग रहा होगा। देन क्या है कि सेकंड हॉरिजॉन्टल जोन, जो कि क्या है पैलेजिक जोन है, which includes any area from low tide mark into the open ocean, ठीक है। ये लो टाइड मार्क मतलब बहुत स्मॉल टाइड मार्क, यहां से अगर ये ओपन ओशन की तरफ जा रहा है, ओपन ओशन जहां पे टाइड वाइड है नहीं, ठीक है, उस जोन को हम पैलाजिक जोन बोलते हैं, पैलाजिक जोन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज पैलाजिक जोन। और ये सारे जोन जो है ये सब हमारा इंटरडाइलल जोन जिसको बोलते हैं हम, दैट इज लिटोरल जोन 2, ठीक है। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो आगे चलेंगे तो फिर बात आती है कि पेल्जिक जोन को जो डिवीजन किया गया है वो दो तरीके से किया गया है। पहला जो जोन है वो है नेरेटिक जोन और दूसरा जोन जो है वो ओशनिक जोन है, ठीक है। नेरेटिक जोन आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे मौजूद है। ओशनिक जोन कहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है। तो दिस इज नेरेटिक एंड दिस इज ओशनिक जोन। द ओशनिक जोन एक्सटेंड ओवर ए डीप वाटर पास्ट द कंटिनेंटल शेल्फ। ओशनिक जोन तब होगा जब आप क्या होगा डीपर वाटर के तरफ आप जा रहे हो। मतलब क्या है कि ये वाटर देखो कितना वॉल्यूम यहाँ पे कवर कर रहा है ओपन ओशन जोन में, ज्यादा वॉल्यूम जहाँ पे कवर करेगा उसको हम ओपन ओशन जोन बोलते हैं, ठीक है। वर्टिकल जोन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओशनिक जोन्स में। सो हैबिटेट जो है वो वैरी करता है ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ ऑफ द ओशन। कितना डेप्थ होगा उस बेसिस पे तुम्हारा हैबिटेट वैरी करेगा। तो आइए चलते हैं वर्टिकल ओशनिक जोन्स की तरफ। सो तो वर्टिकल ओशनिक जोन्स की अगर मैं बात करूं, these are broken up into the layers that are distinguished by the amount of light received from the sun and its depth and the amount of pressure found in the zone, ठीक है। तो ये क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ सनलाइट का पहुंचना प्लस द प्रेशर, मतलब इस जोन में कितना हमारा वाटर का प्रेशर है उसके बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं किसको, वर्टिकल जोन्स को। समझ में आ रहा है? द ओशन सरफेस और नियोस्टेटिक जोन, सरफेस जोन और नियोस्टेटिक जोन जो होता है वो यहाँ पे होता है, ठीक है। इज ए थीन फिल्म प्रोड्यूस्ड बाय द सरफेस टेंशन epipelagic zone which reaches from the surface
डाउन टू एबव 500 फीट, 500 फीट नीचे तक जाता है। और इसमें क्या होता है कि ये सरफेस से नीचे जाता है। सरफेस मतलब जो जहाँ पे ओशन एंड कंटिनेंट का मीटिंग हो रहा है उस सरफेस की बात चल रही है। ओके, तो उस जोन को हम एपिपेल्जिक जोन बोलते हैं। एपिपेल्जिक जोन तो एपिपेल्जिक जोन में भाई पोएटिक जोन भी होगा। मतलब क्या है, बहुत ज्यादा रोशनी, बहुत ज्यादा रोशनी किस जोन पे दिखेगा, एपिपेल्जिक जोन में दिखेगा। क्लियर है, कंफर्म। आगे चलते हैं। टुगेदर द नियोस्टैटिक एंड एपिपेल्जिक जोन मेक्स अप द यूफोटिक लाइट जोन और सनलाइट जोन। यूफोटिक का समझा कि मतलब सबसे ज्यादा लाइट यहाँ पे मिलता है, और सनलाइट जोन भी इसी को बोलते हैं। This part of the ocean is penetrated by the enough sunlight for photosynthesis to occur. Okay, plant can grow here and abundance of fish and other marine animals live in the euphotic zone. अब क्या होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लांट्स का ग्रोथ होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स का ग्रोथ देखोगे, फाइटोप्लैंक्टन्स ज्यादा दिखेंगे आपको कहाँ पे, इस जोन में। तो फाइटोप्लैंक्टन्स का ग्रोथ जितना ज्यादा होगा यहाँ पे, उससे क्या होगा, तुम्हारा ग्रोथ होगा, तुम्हारा किसका, किसका ग्रोथ होगा, फिशेस का। क्योंकि फिशेस को घर मिल जाएगा रहने के लिए जी, और खाने को कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो डेफिनेटली वो फिशेस का ग्रोथ हो जाएगा यहाँ पे। तो वही वो बोल रहा है। और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सी ग्रास भी खाते हैं, तो सी ग्रास जो होता है वो यहीं पे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे यूफोटिक लाइट जोन बोला जाता है इसको। यहाँ पे सनलाइट आ रहा है, और सनलाइट आने की वजह से यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है पौधा, और वो ग्रो कर पा रहा है। कंफर्म। आगे देन कम द पेल्जिक पार्ट ऑफ द एफोटिक जोन, जहाँ पे लाइट नहीं है। What is further divided on the basis of the vertical region according to the temperature. तो इसमें जो सबसे पहला जोन आ रहा है दैट इज मेसोपैलेजिक। तो मेसोपैलेजिक जो है वो 12 डिग्री सेल्सियस है, अपर मोस्ट रीजन है। लोअर मोस्ट बाउंड्री जो है वो एक थर्मोक्लाइन दिखाता है, इट इज एट अ थर्मोक्लाइन। ओके, एंड इट हैज बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 700 टू 1000 मीटर्स। 700 से 1000 मीटर के पास पास, आइदर 700 तक जाएगा, नहीं तो 1000 तक भी जा सकता है। कंफर्म। आगे चलते हैं बैथीपेल्जिक जोन। तो बैथीपेल्जिक जोन जो है वो 10 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 10 से 4 डिग्री मतलब डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, डेफिनेटली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ज्यादा है। ये फिर आता है तुम्हारा 2000 से 4000 एबिसियल पेल्जिक, एबिसोपेल्जिक। एबिसोपेल्जिक मतलब सबसे नीचे वाला। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है कि टॉप ऑफ द एबिसियल प्लेन से शुरू होता है। अब एबिसियल प्लेन क्या है आइए पढ़ेंगे थोड़े आगे चल के, जहाँ पे हम एबिसियल प्लेन के बारे में भी बताएंगे, जो कि 6000 मीटर तक एक्सटेंड हो सकता है। ओके, बाकी ये हेडाल जोन वगैरह जो भी था वो जो था वो लोअर मोस्ट था, तो उसके बारे में हम उतना डिस्कस नहीं करेंगे। हम चलते हैं वेरियस फीचर्स की तरफ जो कि डीप ओशन में मिल रहा है। तो सबसे पहला जो फीचर मिलता है दैट इज सी माउंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिस इज सी माउंट। तो सी माउंट क्या है कि माउंटेन अराइजिंग फ्रॉम द ओशन फ्लोर विदाउट रीचिंग टू द सरफेस ऑफ द वाटर। तो सरफेस ऑफ वाटर ये है, छोटे छोटे माउंटेन्स जो बनेंगे उसको हम सी माउंट बोलेंगे। ओके, then come the table mount is an isolated underwater volcanic mountains with the flat top below the surface, top below the surface of the sea. ठीक है, मतलब क्या है कि एक गॉइड किसे बोला जा रहा है, जो कि फ्लैट टॉप है, मतलब काट दिया गया है। किसी भी सी माउंट को काट दो तो वो गॉइड का रूप ले लेगा। समझ में आ रहा है, आगे चलो। फिर क्या होता है कि ट्रेंच, ट्रेंच इज एन आर्क शेप्ड डिप्रेशन इन द डीप ओशन। देखो ये आर्क है, ठीक है, गड्ढा, एक तरीके से खाई, ठीक है, जो कि दिखता है, जो कि कहाँ मिलता है, कंटिनेंटल स्लोप। कंटिनेंटल स्लोप के बेस में ये है तुम्हारा कंटिनेंटल स्लोप, जो कि कंटिनेंट से ओशन की तरफ जब जा रहे हो तो कंटिनेंट घटते हुए जा रहा है, और आपका ओशन जो है वो बढ़ते हुए जा रहा है, यही बात चल रही। तो इन दोनों का जंक्शन जहाँ पे होता है, अंडर वाटर जंक्शन की बात चल रही है, वहां पे ट्रेंचेस का फॉर्मेशन होता है। सो डीपेस्ट वन कहाँ मौजूद है, चैलेंजर डीप ऑफ द मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच जो है उसका डेप्थ कितना है, 11034 मीटर बिलो द सी लेवल। तो सी लेवल ये रहा, उसके बिलो जो है ये मौजूद होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर। आगे चलते हैं। देन कम द एबेसियल हिल्स। एबेसियल हिल्स जिसकी हम बात कर रहे थे, जो कि कहाँ मिलेगा, जो कि इन्हीं सरफेस पे मिलेगा। ये छोटे छोटे जो हिल्स दिख रहे हैं आपको,
दिस आर एबिसियल हिल्स, जो कि कहाँ मिल रहा है, एबिसियल प्लेन में। एबिसियल प्लेन मतलब क्या, अंडर वाटर वाला जो प्लेन है, ठीक है, अंडर वाटर का जो क्रस्ट है ना, उसको हम एबिसियल प्लेन में बोला जाता है। तो एबिसियल हिल्स जो है ये स्मॉल हिल्स होते हैं, लेस देन 1 किलोमीटर, दैट राइजेस फ्रॉम द फ्लोर ऑफ एन एबिसियल प्लेन। दे आर मोस्ट एबंडेंट जियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर ऑन द प्लैनेट अर्थ, कवरिंग 30% ऑफ द ओशन फ्लोर। 30% ओशन फ्लोर का ये कवर करता है, ये छोटे छोटे हिल्स जो होते हैं। फिर आता है आइलैंड आर्क। तो आइलैंड आर्क ऑफन कंपोज्ड ऑफ ए चेन ऑफ वोल्केनोज with an arc shaped alignment situated parallel and close to the boundary between the two converging tectonic plates, मतलब ट्रेंचेस। इन्हीं ट्रेंचेस के पास ही आपको क्या होगा कि आपको छोटे छोटे वॉल्केनिक आइलैंड्स मिलेंगे। तो जो वॉल्केनिक आइलैंड्स मिलेंगे वो चेन में होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे चेन्स में वो मौजूद होंगे। जैसे कि ये रहा आपको, ये यहाँ पे का मतलब थोड़ा कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री के थोड़ा पास, अगर ये दोनों प्लेट ऐसे कन्वर्ज हुआ है, सपोज करो ये दोनों प्लेट एक दूसरे से टकराए हैं, ऐसे एक दूसरे के पास आए, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक जो बॉडी होगा वो सबडक्ट कर जाएगा। तो सबडक्ट जैसे ही करेगा उसके वजह से क्या होगा, यहाँ कहीं हील्स का फॉर्मेशन होगा, आइलैंड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, वॉल्केनिक आइलैंड्स का, क्योंकि जमीन से वो मैग्मा को निकालते हुए आएगा ऊपर, तो एक आइलैंड का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम आइलैंड आर्क का नाम दिया गया है। रेस्ट you can see these are what, these are the different kind of features where you will getting all these your, ठीक है। then कब आता है atolls, and atoll is sometimes called as coral atoll, is a ring shaped coral reef including coral reef that encircle a lagoon particularly or completely, partially or completely, sorry। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि इस तरीके का देखो एक फीचर दिखता है कोरल रिप्स का, यहाँ पे कोरल्स होते हैं ऐसे रिंग टाइप से बने होते हैं, कहाँ पे, तुम्हारे किसमें, तुम्हारे ओशनिक इलाकेज में, ठीक है। तो ओशनिक इलाज में इसमें इस तरीके का रिंग बन रहा होता है सरफेस में, सरफेस वाटर में, तो हम उसको एटॉल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये कोरल का एक रिंग है। कोरल, यू नो द ऑर्गेनिजम्स, कोरल, अबाउट द कोरल्स, दोज आर द एक्सोस्केलेटन ऑफ द डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। फिर आता है सबमराइन कैनियन। तो सबमराइन कैनियन क्या है, स्टीप साइडेड वैली कट इनटू द सी। देखो सबमराइन कैनियन कट है, कट मार्क डाला है कंटिनेंटल स्लोप में, इसको हम बोलते हैं सबमराइन कैनियन, जो कि क्या है, एक्सटेंड कर रहा है कंटिनेंट से बट जा रहा है ओशन की तरफ। क्लियर है, आगे चलो। फिर आता है द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर, दैट इज मिड ओशनिक रीज। तो ये मिड ओशनिक रीज का क्या खेल है भाई, इट इज एन अंडर वाटर माउंटेन सिस्टम फाउंड बाय द प्लेट टेक्टोनिक्स, it consists of various mountains like linked chains, volcanic mountains भी होता है, ठीक है, typically having a valley known as rifting running along its spine। मतलब क्या है कि ये जो माउंटेन है ये इस तरफ मूव करेगा, ये माउंटेन इस तरफ मूव करेगा, बीच में क्या होगा कि गड्ढा क्रिएट होगा, ठीक है। ये जो गड्ढा क्रिएट होगा इसको हम रीज बोल देते हैं, ओके, इसको हम रीज बोलते हैं, इसलिए इसका नाम है मिड ओशनिक रीज, मिड ओशनिक रीज। और ये क्या है, जोन ऑफ डाइवर्जेंस, मतलब क्या है कि प्लेट इस तरफ और इस तरफ मूव करता है इस जगह पे। ये होता क्यों है, क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से जब ओशन का जो फ्लोर है वो एक दूसरे से अलग होने लगता है। वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से मतलब क्या है कि नीचे से क्या आएगा, नीचे से मेंटल से फ्लूम जनरेट होते हुए आएगा ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज। वो क्या होगा, दोनों सरफेस ऑफ ओशन जो है साइडवेज मूव करेंगे, समझ में आ रहा है। देन व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिड ओशनिक रीजेस। तो मिड ओशनिक रीज में क्या मिलता है, बेसाल्टिक इरप्शन होता है, पिलो बेसाल्ट मिलता है। पिलो बेसाल्ट मतलब तकिए की तरह, छोटे छोटे तकिए की तरह आपको बसाल्ट रॉक मिलेंगे यहाँ पे। सेकंड क्या है कि सैलो अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक भी आता है इस जोन में। हाई हीट फ्लो, बोला मेंटल से आ रहा है तुम्हारा मैग्मा, तो वो हाइट हीट फ्लो भी देगा। फिर क्या, हाइड्रोथर्मल एंड ब्लैक स्मोकर्स, जब मेंटल से आपका वो आएगा, क्या मेंटल से जब आपका ब्लूम आएगा तो उसके साथ वोलेटाइल्स भी लेते हुए आएगा, तो वोलेटाइल्स जब निकलेंगे अंडर वाटर में तो वो क्या, किस तरीके के गैसेस का फॉर्मेशन करेंगे, काले काले गैसेस वहां से निकलते हुए रिलीज होते हुए दिखेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होगा, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होगा, अब देखा ही होगा मूवीज में भी दिखाता है, ऐसे ऐसे धुआं निकल रहा होगा, ब्लैक स्मोकर, ठीक है। और ये सारे के सारे पानी के अंदर ही होंगे, बाहर नहीं होगा, ये सब पानी के अंदर ही होगा और ये सरफेस पे होगा, ठीक है। इसको हम ब्लैक स्मोकर्स बोलते हैं, जो कि हमारा
हाइड्रोथर्मल वेंट्स भी माना जाता है। क्लियर? ओके, लेट्स गो टू सेक्शन। नाउ कम टू द कंपोजिशन ऑफ द सी वाटर। ठीक है, अब हम सी वाटर की बात करते हैं। तो सी वाटर में आप सबसे पहले अगर देखा जाए तो सी वाटर में आप सैलिनिटी को पहले देखते हो कि सैलिनिटी कितनी है। तो सैलिनिटी अगर आप देखा जा रहा है तो इसमें आप कंपोजिशन ऑफ सी वाटर जो है वो जनरली एक्सप्रेस्ड होता है इन टर्म्स ऑफ सैलिनिटी। तो एक ग्राम ऑफ सॉल्ट कंटेन्ड इन 1 kg ऑफ सी वाटर, इट इज एक्सप्रेस्ड एज ग्राम ऑफ सॉल्ट्स पर kg ऑफ सी वाटर। ठीक है, the salinity of all the oceans or sea areas is about 3.5%, that is 3.5 ग्राम पर 100 और 35 पर मील। देखो इसका जो सिंबल है इसका नाम है पर मील। ठीक है, ये सब सेम चीज है। 3.5% लिखो या 3.5 ग्राम पर 100 लिखो या 35 पर मील लिखो। ठीक है, या 35 ग्राम पर 1000 ये लिखो, सब सेम चीज है लेकिन अलग अलग तरीके से लिखा गया है। ठीक है, तो सैलिनिटी ऑफ सी वाटर जो है ये मेड किस जगह पे होता है, जहां पे पीएच आपका 8.1 से 0.2 होता है, वहां पे आप सैलिनिटी की वैल्यूज ये रहेगी। क्लियर? देन वी कैन सी द डिफरेंट सीज दैट इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ देयर सैलिनिटी। तो रेड सी की कितनी है 4%। डेड सी सबसे ज्यादा भाई फ्लोट करते रहोगे उसमें डूबोगे नहीं, 24 से 33%। थर्ड है मेडिटेरियन 3.8%। फोर्थ है बाल्टिक सी 0.5%। फिफ्थ है कैस्पियन सीज दैट इज 1.2%। सिक्स्थ है कैरेबियन सी दैट इज 3.6%। सेवेंथ इज कोस्टल सी दैट इज 2.6 to 3%। क्लियर कट? देन कम टू द न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है, द मेन न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट growth are nitrogen, N as a nitrate, nitrite and ammonia, phosphorus and potassium, followed by sulfur, magnesium and calcium। तो ये आपका न्यूट्रिएंट का कंपोजिशन है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पाया जाएगा नाइट्रेट, देन नाइट्राइट, देन अमोनिया, देन फॉस्फोरस, देन पोटेशियम, देन सल्फर, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम। क्लियर है बाबू? ठीक है, आगे चलो। हाँ, अगेन यहाँ पे आप पढ़ोगे कि कंसंट्रेशन ऑफ सी वाटर को अगर हम पढ़े तो उसमें सबसे ज्यादा पाया जाने वाला क्या है, क्लोरीन। देन आपका आयनिक कंपोजिशन, यहाँ पे आयोनिक कंपोजिशन दिख रहा है, तो क्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर सोडियम क्योंकि NaCl ज्यादा ही मिलेगा, सॉल्ट है, फिर आपका सल्फेट आता है, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर पोटेशियम, फिर बाइकार्बोनेट। ओके, जबकि रिवर वाटर में क्या होता है, बाइकार्बोनेट से शुरुआत, then calcium, then sulfate, then chlorine, then Na+, then Mg, then K+, then nitrate। क्लियर है? अब ऐसा क्यों है, खुद सोचो ऐसा क्यों है। क्योंकि सी वाटर या ओशन वाटर में, सी वाटर और ओशन वाटर में क्या होता है, वहां पे कार्बोनेट पंप्स मौजूद है, कार्बोनेट पंप। ठीक है, अब ये कार्बोनेट पंप क्या करेगा, ये कार्बोनेट पंप जो मौजूद होगा वहां पे वो तुम्हारा बाइकार्बोनेट को प्रिसिपिटेट कर देगा या तो उसको वापस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो सी वाटर में आपका बाइकार्बोनेट का कंसंट्रेशन लो होता है एज कंपेयर टू रिवर वाटर। रिवर वाटर में क्या होता है कि जो बाइकार्बोनेट है वो रिलीज होता है, क्या वो ड्यू टू वेदरिंग इट डायरेक्टली कम्स टू व्हाट, इट डायरेक्टली कम्स टू द वाटर। ठीक है, और रिवर वाटर फ्लोइंग वाटर है, सी वाटर जो है आपका स्टेबल वाटर है, वो एक जगह पे स्टेबल फॉर्म में रहता है। डिफरेंसेस समझ में आ रहा है? तो बहुत सारे डिफरेंसेस होने की वजह से इनके कंसंट्रेशन में भी डिफरेंसेस होता है। ठीक है, रेजिडेंस टाइम की अगर मैं बात करूं तो अगेन क्लोरीन सबसे ज्यादा है, फिर Na+, फिर मैग्नीशियम, फिर सल्फेट, फिर कैल्शियम, फिर पोटेशियम, फिर मैंगनीज, देन एल्यूमिनियम, देन सल्फर। क्लियर? चल, गैसियस डिसोल्यूशन की भी अगर हम बात करें तो दो तरीके के गैसियस डिसोल्यूशन हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो है हम ऑक्सीजन देखेंगे। तो O2 एंड CO2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, मराइन इन्वायरमेंट में। किस वजह से, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन में, जो सबको ही जानते हो। तो फोटोसिंथेसिस प्रीडोमिनेटली ऑकर नियर टू द सरफेस एंड कंज्यूम ऑक्सीजन सिंस सनलाइट कैन पेनिट्रेट एट दैट ओशनिक डेप्थ।
समझ में आ रहा है? एज a result O2 is found in the higher concentration at the surface but it results in decrease with the depth as respiration becomes more important than photosynthesis in the depth. ठीक है, जितना नीचे जाओगे वहां पे रेस्पिरेशन की अमाउंट बढ़ेगी क्योंकि फोटोसिंथेसिस होती नहीं है, सनलाइट जोन है ही नहीं वो, ठीक है, एफोटिक जोन है वो, ठीक है. Then warm water has a lower capacity to hold the dissolved oxygen than the cold water. Lower the temperature, the greater is the oxygen retaining capacity of the water. लोअर टेम्परेचर होने के बाद भी तुम्हारा क्या हो रहा है कि यहाँ पे PCO2 का जो कंसेंट्रेशन है कहाँ पे, अपना कोल्डर वाटर में ज्यादा होता है क्योंकि वो ज्यादा ऑक्सीजन को होल्ड कर पा रहा है. क्लियर है? चलो, देन कम टू द कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम देखें तो CO2 इज अबाउट 200 टाइम्स मोर सॉल्युबल इन द वाटर देन O2. The solubility of these two gases also depends upon the temperature and salinity of the sea water. CO2 stays a dissolved gas but mostly react with the water to form carbonic acid and create acidification. Increase CO2 concentration increases the ocean acidification. तो जितना ज्यादा CO2 की मात्रा बढ़ा दोगे ओशनिक वाटर का क्या होगा, एसिडिफिकेशन होना शुरू हो जाएगा. व्हाट इज द प्रॉब्लम? दैट इज द प्रॉब्लम. ये पॉल्यूशन है एक तरीके से, ओशन एसिडिफिकेशन एक तरीके से पॉल्यूशन ही है. ठीक है, तो आया स्कोप में तो ओशन वाटर को नेचुरल रिसोर्सेस है जिसका हम पॉल्यूशन देख रहे हैं. तो ये स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल साइंस जो हमने पहले स्लाइड में पढ़ा था वही बता रहा है. क्लियर कट है. Then comes CO2 equilibrium involving carbonic acid, bicarbonate anions and carbonate anions was responsible for buffering action. तो इन तीनों का जो कन्वर्जन है, कार्बोनिक एसिड, बाइकार्बोनेट आयन एंड कार्बोनेट आयन, इन तीनों का कन्वर्जन जो है वो हेल्प करता है इन CO2 एक्सचेंजेस को, ठीक है, ज्यादा कम करने में. क्लियर है? नहीं तो ऐसे तो ओशन जो होता है वो एसिडिफाइड हो जाता पूरा, होता नहीं है. कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेज्यूड एज ए कैल्साइड बाय प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म एज ए स्केलेटन मटेरियल. क्लियर है? जो कि किसका रूप लेता है, जो कि अगेन कोरल्स, जो हम पढ़े थोड़ी देर पहले, कोरल्स एक्सोस्केलेटन, ठीक है, उनकी स्केलेटन मटेरियल जब आपकी डेड हो जाते हैं वो इस तरीके का रूप बनाते हैं. तो जो टेक्निकल रिएक्शन आप पढ़ रहे हो यहाँ पे क्या है, वो कैल्शियम कार्बोनेट वाटर के साथ और CO2 के प्रेजेंस में क्या देता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. क्लियर है? ओके. फिर वेरिएशन इन द डिसॉल्व्ड गैसेस. तो वेरिएशन इन डिसॉल्व्ड गैसेस की अगर बात करूं तो सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ सी वाटर अफेक्ट्स हाउ मच गैस कैन बी डिसॉल्व्ड इन इट. So colder water holds more gas than the warmer water. You will see this with the bottle of cold drink, which are air, basically carbon dioxide in the water. Warm cold drinks cannot hold gases, so as soon as you open the bottle of it, the carbon dioxide leaves the water in a spray of bubbles. ठीक है, देखा ही है, यही वो समझा रहा है कि जो कोल्ड ड्रिंक्स के एग्जाम्पल वो ले रहा है वो ये बोलना चाहता है कि जैसे ही आपको इसको कोल्ड ड्रिंक्स को आप फ्रिज में रखते हो तो उसमें आपको गैसेस के बुलबुले नहीं दिख रहे होते हैं, बट जैसे ही आप उसके ओपनर से उसके जो कैप को खोलते हो अचानक से वहां से क्या होता है, गैसेस रिलीज होने लगते हैं. क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है कोल्डर टेम्परेचर में डिसॉल्व होकर होता है, जैसे ही ओपनर खोलते हैं उसमें से वो बाहर निकलता है. वही फंडा यहाँ पे भी चलता है, किसमें, आपका सी वाटर में चलता है. तो सी वाटर विद लो सैलिनिटी होल्ड्स मोर गैस देन द हाई सैलिनिटी. डीप वाटर विच हैज हाई प्रेशर होल्ड्स मोर गैस देन द शैलो वाटर. कंफर्म? ये सारे स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में एसोसिएशन रीजनिंग में कुछ भी पूछ सकता है. बी प्रिपेयर. देन वी विल सी द डिफरेंसेस. ओके, तो डिफरेंसेस हम देखते हैं. तो डिफरेंसेस में अगर मैं बात करूं, सैलिनिटी, सैलिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी. तो सैलिनिटी इंक्रीज होता है जितना डेंसिटी बढ़ाओगे. कंफर्म? टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी. तो टेम्परेचर डिक्रीजेस होगा तो सैलिनिटी इंक्रीज करेगा. कंफर्म? देन कम टू द क्लाइंस, डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइंस, रैपिड चेंज. तो पिक्नोक्लाइन जो है वो रैपिड चेंज इन डेंसिटी को दिखाता है. हेलोक्लाइन रैपिड चेंज इन द सैलिनिटी and thermocline you know rapid change in the temperature. So you can see here what कि जो डेंसिटी ऑफ द जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, वो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ तक बढ़ा, इस रीजन तक बढ़ा, क्या पिक्नोक्लाइन जो था वो यहाँ पे इंक्रीज किया एक पर सर्टेन डेप्थ तक, फिर क्या हुआ, अचानक से डिक्रीज किया. देखो अचानक से डिक्रीज किया उसके बाद फिर कांस्टेंट हो गया. ठीक है, पीछे आके कांस्टेंट हो गया. सैलिनिटी भी देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से वो भी उसी तरीके का ट्रेंड दिखा रहा है.
यही वाला, यही वाला ट्रेंड ये भी दिखा रहा है। थर्मोक्लाइन जो है वो रिटर्न है, इनवर्स है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो सैलिनिटी इंक्रीज करता है। तो दिस इज द बेसिकली व्हाट, दिस इज द बेसिकली ग्राफ, यू शुड नो दिस ग्राफ बिकॉज ये बहुत बार आता है, बहुत बार एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इसकी तैयारी अच्छे से कर लेना, ये जो रिलेशन बता दिया इसको अच्छे से पढ़ लेना कि डिक्रीज इंक्रीज, और ये ग्राफ्स का जो कॉन्सेप्ट है इसको क्लैरिटी के साथ तैयार रखना। ठीक है, फिर आता है हम लेक्स के जोन पे। तो हाइड्रोस्फीयर में लेक्स की भी बॉडीज की तैयारी की जाती है। तो लेक बॉडी इज अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर लार्जर एंड डीपर देन ए पॉन्ड विद इन ए बॉडी ऑफ लैंड। लेक इज नॉट कनेक्टेड टू एनी ओशन, इट इज नॉट ए सी। लेक इकोसिस्टम आर प्राइम एग्जांपल ऑफ लेंटिक इकोसिस्टम, एक क्लोज्ड इकोसिस्टम है। while the lotic ecosystem involve the following terrestrial water such as rivers and streams। ठीक है, तो रिवर एंड स्ट्रीम्स जो कि सरफेस पे मूव कर रहे हैं उनको हम लोटिक में इकोसिस्टम में मानेंगे। बट लेंटिक का माना जाए तो सिर्फ लेक या तो छोटे छोटे पॉन्ड्स को भी आप बोल सकते हो, वो भी लेंटिक इकोसिस्टम में कन्वर्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो स्टडी है इसको हम बोलते हैं लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इनलैंड बॉडीज ऑफ वाटर एंड रिलेटेड इकोसिस्टम। लिम्नोलॉजी डिवाइड्स द लेक इनटू 3 डिस्ट्रिक्ट जोन्स, लिम्नेटिक, लिटोरल एंड द बेंथिक जोन। ये 3 जोन्स में कौन डिवाइड करता है, लिम्नोलॉजी डिवाइड करता है लेक को। इनमें भी 3 लेयर होता है। जो पहला लेयर है दैट इज लिटोरल जोन, दैट इज नियर टू द शोर एरिया वेयर सनलाइट एरियाज passes and sunlight penetrates all the way to the sediment and allow the aquatic plants to grow। फोटोसिंथेसिस होगा और वहां पे वो ग्रो होगा। इस aquatic plants को हम क्या बोलते हैं, मैक्रोफाइट्स। क्लियर है लिटोरल जोन का कहानी। आगे चलो लिम्नेटिक जोन। तो लिम्नेटिक जोन में क्या हो रहा है कि ये पैल्जिक जोन है जो कि हमने देखा था फिगर में। तो इट इज एन ओपन वाटर एरिया वेयर द लाइट डज नॉट पेनिट्रेट टू द बॉटम। Pelvic zone is a home of plankton and nekton. They are distinguished based on the swimming ability. Planktons are the organism that float and drift within the water. अंदर में बह रहा है। Nectons जो है are the active swimmers. ये swim कर रहे हैं। ये ड्रिफ्ट मतलब यहाँ से यहाँ ड्रिफ्ट कर रहे हैं। बट ये क्या है, स्विमर्स है, स्विम करेंगे पूरा दूर दूर तक। नेस्टोन लिव्स इन द एयर वाटर इंटरफेस, मतलब ये सरफेस जहाँ पे एयर है और वाटर है। ठीक है, जहाँ पे एयर वाटर है वहां के सरफेस में यहाँ मौजूद मिलेंगे। बेंथोस जो है वो कहाँ मिलेंगे, बॉटम लेयर में। यहाँ पे ये स्विम भी कर सकते हैं, रेस्ट भी कर सकते हैं, फ्लोट भी कर सकते हैं। कौन, नेस्टोन। नेस्टोन्स की बात चल रही है। देन कम टू द बेंथिक जोन और प्रफंडल जोन, जो कि थर्ड कंपोनेंट ऑफ द लेक हैबिट है, जो कि कवर्ड बाय फाइन लेयर्स ऑफ मड होता है इन विच एनिमल्स लिव। ये फाइन लेयर ऑफ मड्स के बीच में रहता है। क्लियर है, ओके। तो ये लेक के जोन्स है, यू कैन सी दिस इज टेरेस्ट्रियल प्लांट, दिस इज लिटोरल जोन, दिस इज एमर्ज्ड प्लांट, दिस इज फ्लोटिंग प्लांट्स, दिस इज सबमर्ज्ड प्लांट्स, दिस इज लिम्नेटिक जोन, दिस इज यूफोटिक जोन एंड दिस इज बेंथिक जोन। क्लियर, क्लियर है। चलो आगे, आगे अगर हम बात करें तो लेक्स को क्लासिफाई भी किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोडक्टिविटी वी कैन क्लासिफाई द लेक्स। तो फर्स्ट वन इज द ओलिगोट्रोपिक लेक। तो ओलिगोट्रोपिक लेक में क्या हो रहा है, दिस इज ए लो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यहाँ पे लो है, लो बायोमास विथ लो कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन लो है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कम है, लो बायोमास है। ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन फॉस्फोरस न्यूट्रिएंट्स कम होंगे। दे टेंड टू सैचुरेट विद द ऑक्सीजन, ये सैचुरेट हो जाते हैं ऑक्सीजन के साथ यंगर एंड डीपर लेक में। क्लियर है। फिर क्या आता है, मेसोट्रोपिक लेक। तो दीज लेक्स आर इन ट्रांजिशन फ्रॉम ओलिगोट्रोपिक टू यूट्रोपिक कंडीशंस। तो ये ओलिगोट्रोपिक और यूट्रोपिक कंडीशंस के बीच वाला है। सम डिप्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑकर इन द हाइपोलिम्नियन ड्यूरिंग द समर स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, ये क्लियर है। मेसोट्रोपिक जो है वो बीच वाला है। थर्ड वन इज द यूट्रोपिक polluted one। So this displays highest concentration of nutrients, high biomass productivity and low transparency। तो ऑक्सीजन concentration can get very low, बहुत लो हो जाएगा in the hypolimnion during the summer and older and shallow lake। shallow lake हो या older lake हो, उनमें क्या होता है कि यूट्रोफिक लेक में वो कन्वर्ट हो चुके होते हैं क्योंकि वहां की कंसंट्रेशन बढ़ गई रहती है। ऑर्गेनिज्म सारा का सारा जो
न्यूट्रिएंट्स प्लस तुम्हारा ऑक्सीजन उसको क्या खींच चुके होते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ हाइसिंथ या तो वीड्स लगा लो जो कि वाटर में ग्रो करते हैं, वो क्या है, वो यही तो है, वो यूट्रोफिक कर देता है लेक को। समझ में आ रहा है? क्लियर? लेट्स गो। देन कम हाइपर यूट्रोफिक मतलब ये एक्सट्रीम एंड ऑफ यूट्रोफिकेशन विद वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ क्या न्यूट्रिएंट्स एंड एसोसिएटेड बायोमास प्रोडक्शन। यहाँ पे क्या हो जाता है, एनोक्सिया कंडीशंस प्रोड्यूस हो जाता है जो कि कंप्लीट लॉस ऑफ ऑक्सीजन दिखाता है, दैट टेक्स प्लेस इन द हाइपोल्यूमिनियन ड्यूरिंग द समर। फिर फिफ्थ वन इज द डाइस्ट्रोफिक लेक। दीज आर द ऑर्गेनिक रिच लेक्स जिसमें ह्यूमिक एंड फ्लूविक एसिड, टू एसिड्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आते रहते हैं ह्यूमिक एंड फ्लूविक एसिड्स पे, तो जरूर पढ़ लेना। फेड बाय द एक्सटर्नल इनपुट ऑफ द लेक्स वाटर सेड, ठीक है। ये ऑर्गेनिक रीच लेक है, कौन, डाइस्ट्रोफिक लेक जो है वो ऑर्गेनिक रीच लेक है जिसमें कि ह्यूमिक एंड फ्लूविक एसिड्स ज्यादा मिलते हैं। और कहां से आते हैं, एक्सटर्नल इनपुट से आते हैं। डाइस्ट्रोफिक लेक्स में बाहर से पानी आता है फीड करने के लिए लेक के अंदर में। क्लियर है? So third most layer that we are going to discuss is about the structure and composition of lithosphere. तो इसमें क्या होता है कि लिथोस्फीयर में आपको मिलता है फिर रॉकी एंड रिजिड आउटरमोस्ट सेल ऑफ ए टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। तो लिथोस का मीन्स होता है रॉकी, रॉक कंटेन होगा, और ये टेरेस्ट्रियल टाइप ऑफ प्लैनेट्स में मिलेगा। तो ये टेरेस्ट्रियल टाइप ऑफ प्लैनेट्स में कौन कौन से प्लैनेट आते हैं जी, सबसे पहले आता है मर्क्यूरी, ठीक है। सेकंड आएगा वेनस, थर्ड आएगा अर्थ, देन आएगा मार्स। ओके, that is defined by its reduced mechanical property. On the earth it is composed of the crust and the portion of upper mantle, ठीक है। तो लिथोस्फीयर जो है अर्थ पे क्रस्ट प्लस अपर मेंटल का जो पोर्शन है उसको हम लिथोस्फीयर में कंसिडर करते हैं। द लिथोस्फीयर इज अंडरलेन बाय एन एस्थेनोस्फीयर विच इज अ वीकर, देखो सबसे पहला क्या बोला कि वीकर होगा, दूसरा है हॉटर, डेफिनेटली हॉटर होगा, मैग्मा होगा, एंड डीपर पार्ट ऑफ द अपर मेंटल, ये डीपर पार्ट ऑफ द अपर मेंटल को भी रिप्रेजेंट करता है। द बाउंड्री बिटवीन द लिथोस्फीयर एंड द अंडरलाइंग एस्थेनोस्फीयर इज नोन एज लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर बाउंड्री, ठीक है। इतना तो क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, हियर दिस इज सेडिमेंट्री डिपॉजिट, कोस्टल एरियाज, कोस्ट्स की बात करूं मैं, ठीक है, कोस्ट, ये ओशनिक क्रस्ट है, ये अपना लिथोस्फीयर है यहां से लेके यहां तक, ठीक है, अपर मेंटल तक। फिर आता है क्या है, ये प्लास्टिक एस्थेनोस्फीयर मौजूद आ जाता है यहाँ पे, फिर ये अपर मेंटल है। पहला जो लिथोस्फीयर है ये है जो कि क्रस्ट का पार्ट है, और दूसरा ये है अपर मेंटल का जोन है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? दिस इज अपर मेंटल, दिस इज क्रस्टल रीजन, दिस इज अपर मेंटल रीजन, जिसमें एक बीच में प्लास्टिक एस्थेनोस्फीयर भी मौजूद है। क्लियर है? ओके, देन वी विल सी द कंपोजिशनल वेरिएशंस। ओशनिक क्रस्ट में कंपोजिशनल वेरिएशन क्या है कि it is associated with the oceanic crust and exists in the oceanic basins with a mean density of about 2.9 gram per cc centimeter cube. It consists of dark colored rocks made up of basalt. देखो oceanic composition जो है basaltic composition है। This rock is made up of silicon से made है, ऑक्सीजन से है, सिलिकॉन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, मैग्नीशियम से हुआ, ठीक है। ये तीन एलिमेंट जो है मिलते हैं, तो इनका नाम क्या है, सीमा, ठीक है। इसको सीमा बोला जाता है, सीमा, सिलिकॉन मैग्नीशियम वाला क्रस्ट, सीमा, ठीक है। फॉर ओशनिक क्रस्ट द थिकनेस इज अराउंड 5 to 10 kilometers. The oceanic crust is thinner than the continental crust. ओशनिक क्रस्ट इज मच यंगर जियोलॉजिकली, ये जियोलॉजिकली यंगर क्रस्ट है, नया नया बना हुआ होता है। इसमें क्यों, क्योंकि इसके नीचे में हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलता रहता है, तो
यंगर क्रस्ट का फॉर्मेशन हमेशा होता रहता है। आपने पढ़ा वो मिड ओशनिक रीजन जहां पे ये कन्वर्जेंस हो रहा था और यहाँ पे रीच का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, तो जैसे ही आपका मेंटल से ये प्लूम वगैरह आ रहे थे, वो कर क्या रहे थे, वो आपका यहाँ पे नया क्रस्ट का फॉर्मेशन कर रहे थे, नया इलाका यहाँ पे बनाए जा रहे थे। क्लियर है? ओके। देन व्हाट इज दैट? कंटिनेंटल क्रस्ट। कंटिनेंटल क्रस्ट क्या है? इट इज एसोसिएटेड विद द कंटिनेंटल क्रस्ट मीन डेंसिटी ऑफ अबाउट 2.7 gram per cc, made up of granite rock which is light in color. This rock is rich in constituents like silicon, aluminium, oxygen. Okay, and density कितना है? 2.6 ग्राम पर सीसी ऑफ द कंटिनेंटल क्रस्ट इज मच लेस एज कंपेयर टू द ओशनिक क्रस्ट। तो समझ में आया? तो क्या बोलता है कि मीन डेंसिटी यहाँ पे 2.7 पे पहुंच गया, 2.9 से 2.7, और इसका कंपोजिशन क्या है? सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन है। वहां पे मैंगनीज मैग्नीशियम था, यहाँ पे एल्यूमिनियम, तो सियाल नाम दिया गया है। ठीक है, जिसकी डेंसिटी क्या है कि 2.6 ग्राम तक भी वेरी करता है। तो कंटिनेंटल क्रस्ट थोड़ा ओल्डर है, क्योंकि यहाँ पे मिड ओशनिक रीजेस जैसा कोई फॉर्मेशन होता नहीं है, जहाँ पे रीच का फॉर्मेशन नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पे होता था वो रीच का फॉर्मेशन। यहाँ पे कोई रीच का फॉर्मेशन हो नहीं रहा है, जिस वजह से ये क्या है? ओल्डर है, ओल्डर वन, दिस इज ओल्डर वन। क्लियर है? ओके, दिस इज द टिपिकल फिगर ऑफ व्हाट? स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द लिथोस्फीयर, जिसमें कि हम एस्थेनोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। तो एस्थेनोस्फीयर क्या है? द एस्थेनोस्फीयर इज अ लेयर ऑफ द अर्थ दैट लाइज below the lithosphere depths and between the approximate 80 to 200 kilometer below the surface. It is highly viscous, mechanically weak, and can flow as a liquid. The asthenosphere is generally solid, although some of its region could be melted. ठीक है, below the mid-oceanic regions. Then we come to the composition of the crust. तो composition of crust की अगर मैं बात करूं, तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम, देन आयरन, देन कैल्शियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये आपका परसेंटेज है ऑक्सीजन का 46.6, वॉल्यूम है 93.8, एंड बाय एटम से 62.8। सिलिकॉन 27% पे है, पॉइंट वॉल्यूम में 0.9 है, और एटम्स में 21% है। तो ये ट्रेंड है, ऑक्सीजन पहले आएगा, देन सिलिकॉन आएगा, थर्ड में एल्यूमिनियम आएगा, फोर्थ में आयरन आएगा, फिफ्थ में कैल्शियम आएगा, सिक्स्थ में सोडियम, सेवेंथ में पोटेशियम, एंड एट्थ में मैग्नीशियम। सो एबंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट का जो सीक्वेंस है वो ये है। तो इसको याद कर लो, एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, याद करो, अच्छे से पढ़ो। क्लियर है? सो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो यूनिट वन में हम पढ़ते हैं, तो उसमें हम बेसिकली डिफरेंट लॉज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला जो लॉ है दैट इज जीरोथ लॉ। तो जीरोथ लॉ क्या बताता है? देखो, जीरोथ लॉ का क्या काम है ये पढ़ो। ठीक है, दिस इज जीरोथ लॉ। सो इट इज टेलिंग दैट टू सिस्टम्स इन इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। समझ में आ रहा है? इसका मीनिंग क्या है कि सपोज करो ये एक ए है सिस्टम, एक ए है, बी सिस्टम है। ठीक है, ए और बी जो है वेल कनेक्टेड है एक दूसरे से। उसी तरीके से क्या हुआ है कि ये सी एक सिस्टम है जो कि अगेन बी से कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड है। तो ए एंड सी जो है ये ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, क्योंकि भाया द मीडियम ऑफ सी, ए और बी के बीच में कोई कनेक्शन नहीं था, बट ए और सी बी के थ्रू से थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि बी जो है वो उनके हीट एनर्जी को कनेक्ट कर देता है, तो हीट का फ्लो ए से लेके बी से लेके सी में फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तीनों में। तो इस वजह से वो थर्मल इक्विलिब्रियम में एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। ये कौन बताता है? फर्स्ट जीरोथ लॉ। ठीक है, सेकेंड लॉ जो है फर्स्ट लॉ है। तो सर फर्स्ट लॉ, ये तो पहला वाला जो था टेम्परेचर बेसिस पे था। सेकेंड लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। तो ये क्या बोलता है कि एनर्जी कैन चेंज फॉर्म्स बट इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। डेफिनेटली क्रिएट नहीं हो सकता, ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो टोटल एनर्जी हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है।
सपोज करो कि ये जो गर्ल है ये झूला झूल रही है, वो यहां से यहां तक झूल रही है, तो इसमें जितना टेंशन प्रोड्यूस होता था, कौन से, इस जो रस्सी में जितना टेंशन अभी प्रोड्यूस हो रहा है, वो क्या हो रहा है, उतना ही टेंशन यहाँ पे भी प्रोड्यूस हो रहा है। और लड़की का जो मास है वो भी सेम है, तो ये क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम पे उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी, बट यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ बन गई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट क्या था, काइनेटिक एनर्जी डाउन था, बट यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हाई था। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी अप हो गया, पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, थोड़ा घट गया है, बट टेंशन अभी भी वही है, सारे फोर्सेस सेम है, तो एनर्जी का जो क्या कन्वर्जन है वही बस हुआ है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ना डिस्ट्रॉय हुआ है ना ही क्रिएट हुआ है। सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये सही बात है, क्योंकि कई क्या होता है कि सेकेंड लॉ देखो दोनों दो लोगों ने दिया था, कौन, हमारे क्लॉसियस एंड केल्विन प्लैंक। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट है, तो इसमें जो स्टेटमेंट का जो कहानी है वो यही है कि एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज इंक्रीज। इसका मीनिंग क्या है कि आप एक हॉट बॉडी से ही कोल्ड बॉडी की तरफ हीट का फ्लो कर सकते हो, उल्टा नॉट पॉसिबल, हीट का फ्लो उल्टा नॉट पॉसिबल, हीट फ्लो, ठीक है, कोल्ड से हॉट की तरफ नहीं हो सकता है। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल, यही वो समझाना चाहता है, कौन, ये सिस्टम समझाना चाहता है। तो कभी भी अगर कोई चीज गर्म है तो उसकी एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है, मतलब उसमें रैंडमनेस आता ही रहेगा। ओके, ये समझ में आ रहा है, तो यही वो सेकेंड लॉ समझा रहा है। थर्ड लॉ क्या बोलता है कि एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम अप्रोचेस ए कांस्टेंट एज टेम्परेचर अप्रोचेस टू एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो मतलब 0 डिग्री केल्विन, देखो केल्विन की बात चल रही है, मतलब -273.15 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, तो ये तभी बनेगा जब ये तभी परफेक्ट क्रिस्टल्स हो सकता है। अब यहाँ पे देखो ये क्रिस्टल फॉर्म में तो है नहीं, ठीक है, यहाँ पे लेकिन ये क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट 0 डिग्री सेल्सियस 0 केल्विन टेम्परेचर पे जा रहे हो आप। ठीक है, तो वहां पे एंट्रोपी खत्म हो जाती है, एंट्रोपी और बन नहीं पाती है। इस जगह पे तो इलेक्ट्रॉन भी सीज कर जाएगा, हाईएस्ट एनर्जाइजिंग पार्टिकल जो है पूरे यूनिवर्स में वो भी सीज कर जाएगा -273.15 डिग्री सेल्सियस पे। समझ में आया? ओके, सो ऑल ये होगा, फिर आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के, जिसमें हम हीट ट्रांसफर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो हीट ट्रांसफर क्या होता है, बेसिकली इसमें कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है एंड रेडिएशन होता है। तो कंडक्शन की अगर मैं बात करूं तो कंडक्शन में क्या हो रहा है कि एनर्जी जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट से ट्रांसफर हो रहा है, मतलब कांटेक्ट करके, ठीक है, आप किसी बॉडी को टच कर रहे हो जो कि हॉट है, वहां से आपको एनर्जी मिल रही है, तो ट्रांसफर हो रहा है थ्रू टचिंग। ठीक है, देन आता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या हो रहा है कि एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द मास मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या हुआ कि पानी गर्म हुआ, पानी गर्म होने की वजह से उसमें से स्टीम निकला, स्टीम जो निकला वो वार्म था, वो वार्म धीरे धीरे ऊपर चढ़ा, वो कूल हुआ, तो एनर्जी ट्रांसफर हुआ, क्या, हॉट बॉडी से एनर्जी ट्रांसफर हुआ टुवर्ड्स द कूल हुआ, फिर आगे चल के देन कम्स द रेडिएशन। आप कहीं आग लगाए हो और वहां से आपके लतें निकल रही हैं, जबकि आपको क्या एनर्जी दे रही है, तो वो एक तरीके से क्या हो रहा है कि एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, यहाँ पे रेडिएशन के थ्रू से वो एनर्जी आपको ट्रांसफर हो रहा है। एक और भी चीज है जो कि हम ज्यादातर पढ़ते हैं, दैट इज एडवेक्शन। ठीक है, हीट ट्रांसफर में एडवेक्शन को भी जानना जरूरी है। ये बेसिकली होता है तुम्हारा लेटरल लेटरल मूवमेंट ऑफ हीट और पार्टिकल्स। लेटरल बोलो या तो हॉरिजॉन्टल बोलो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अगर ऐसे ऐसे हो रहा हो तो हम इसको एडवेक्शन भी बोलते हैं। क्लियर है? ओके, ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं प्रेशर की ओर। तो प्रेशर क्या होता है भाई, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और किस वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, पहली बात तो ये देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा गैस की डेंसिटी पर डिपेंडेंट। गैस की डेंसिटी मतलब
कितना गैस मौजूद है एक पर्टिकुलर रीजन में। तो आप देख सकते हो, जैसे ही आप क्या ग्राउंड लेवल पे हो, आपकी जो एयर की डेंसिटी है वो ज्यादा है, एयर डेंसिटी इज हाई हियर, ठीक है। बट जैसे ही आप ऊपर की तरफ जाते हो, एयर डेंसिटी डिक्रीजेस, ठीक है। तो एयर डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है, एयर डेंसिटी यहाँ हाई हो रहा है। तो उसी हिसाब से जहां पे एयर डेंसिटी हाई है वहां पे देखो ये 900 हेक्टा पास्कल से ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 900 हेक्टा पास्कल। बट यहाँ की बात करो तो ये मिली बार में आ गया है, ठीक है, मिली बार में आ गया है। कितना कम है देखो, प्रेशर बहुत घट चुका है। मतलब ये तो ऑलमोस्ट यहीं पे आपका 300 घट जा रहा है, एवरेस्ट के टॉप पिक में ही 300 हो जा रहा है। मतलब 600 हेक्टा पास्कल का डिक्रीमेंट है, लेस देन, इधर तो लेस देन हो जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? डेफिनेटली क्योंकि यहाँ पे जहां पे एयर डेंसिटी ज्यादा होगा वहीं पे आपका प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि गैस जो है वही तो प्रेशर बना रहे हैं। दैट इज द ओनली थिंग दैट मेक्स द प्रेशर, ओके, इन द एटमोस्फेयर। कंसेप्ट क्लियर है? आगे चलते हैं। देन कम टू द लैप्स रेट, ठीक है, हम लैप्स रेट की बात करते हैं। देखो मैं यहाँ पे वैल्यू डिस्कस नहीं करूंगा, वैल्यू यू शुड नो। केल्विन का आपको किलोमीटर के साथ कन्वर्जन, मीटर के साथ कन्वर्जन दे रखा है। आप इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो या कैसे भी करो, इससे मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। मैं आपको लैप्स रेट के बारे में डिस्कस कर देता हूँ कि लैप्स रेट है क्या, पहले ही पढ़ा चुका हूँ। बट एटमोस्फेयर के रेस्पेक्ट में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि टेम्परेचर अपना डिक्रीज हुआ था किसमें, ट्रोपोस्फेयर में। तो हम इसको बोलते थे पॉजिटिव लैप्स रेट, ठीक है। टेम्परेचर का डिक्रीज वर्सेस अल्टीट्यूड का इंक्रीज, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव लैप्स रेट, ठीक है। अगेन व्हेन देयर इज ए, इसको हम नेगेटिव लैप्स रेट बोलेंगे, जहां पे क्या होगा, टेम्परेचर का इंक्रीज वर्सेस अल्टीट्यूड का इंक्रीज। तो यहाँ पे फिर अगेन पॉजिटिव, अगेन नेगेटिव। तो दिस इज द सीक्वेंस, यू शुड नो पॉजिटिव और नेगेटिव लेफ्ट साइड क्या होता है। और पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ट्रोपोस्फियर में लॉन्ग वेव जो होता है सरफेस हीटिंग के वजह से यहाँ पे बहुत सारा क्या होता है, ग्राउंड पे आपकी एनर्जी होती है जिस वजह से आपको हीट महसूस होता है। बट जैसे ही ऊपर जाते हैं एवरेस्ट की तरफ, एयर डेंसिटी डिक्रीज किया, आपका हीट जो है वो होल्ड कर नहीं पाया, इस वजह से क्या हुआ, आपका यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। बट स्ट्रेटोस्फीयर में क्या हो रहा है कि ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ओजोन लेयर के फॉर्मेशन की वजह से इस रीजन में क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर जो है क्या रैपिडली इंक्रीज कर रहा है। मेजोस्फीयर में क्या है कि एयर डेंसिटी कम है, बहुत स्प्रेडेड है, बहुत दूर दूर है सारे चीजें, मॉलिक्यूल्स, इस वजह से एयर डेंसिटी लो होने की वजह से आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर जो है हायर अल्टीट्यूड्स में अगेन डिक्रीज कर रहा है। देन अगेन कम्स टू द थर्मोस्फियर, जहाँ पे क्या है कि यूवी एंड आपका व्हाट, एक्सरे जो है वो आयंस को चार्ज कर रहे हैं, आयोनाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे चार्ज हो रहा है, और जिस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर अगेन इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है? ओके, वेरी गुड। तो पॉजिटिव लैप्स रेट कब होगा, जब आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। नेगेटिव लैप्स रेट कब होगा, जब आपका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है? ओके, दिस इज द थिंग। सो हियर वी कैन डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ह्यूमिडिटी, ठीक है। अब हम ह्यूमिडिटी पढ़ने जा रहे हैं। तो ह्यूमिडिटी में बेसिकली पढ़ना क्या है, देखो ह्यूमिडिटी में हम पढ़ रहे हैं कि ह्यूमिडिटी होता क्या है। ह्यूमिडिटी क्या है, प्रेजेंस ऑफ वाटर इन एयर, आया समझ में। तो कोल्ड ऑटम डेज में क्या हो रहा है कि आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 90% है, क्योंकि इसमें क्या है कि वाटर कंटेंट ज्यादा है एयर में, तो फुल है, देखो फुल है। यहाँ पे क्या है कि हॉट डेज में क्या है कि वॉल्यूम एक्सपैंडेड है, ठीक है, और आपकी ह्यूमिडिटी कितनी है, 50% है। तो वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज होके आपकी जो वाटर का कंटेंट है वो बढ़ गया है। बट यहाँ पे क्या है कि एयर जो है वो एक्सपैंड कर गया है, इस वजह से क्या है कि आपका जो यहाँ पे वाटर कंटेंट है
वो कम है। तो इस वजह से यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, थोड़ा हॉटर इन्वायरमेंट मिल रहा है, जबकि यहाँ पे ऑटम डेज में आपको क्या मिलेगा, कूलर इन्वायरमेंट मिलेगा। क्योंकि और थोड़ा चिपचिपा भी लगेगा, ठीक है, यू विल नॉट फील इजी, क्योंकि ऑटम डेज में कपड़े भी नहीं सूखते हैं आसानी से, ये चीज भी आपको पता होगा, ठीक है। तो यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग दैट, कि प्रेजेंस ऑफ एयर में, प्रेजेंस ऑफ वाटर में, प्रेजेंस ऑफ वाटर जो होता है एयर में किस तरीके से मौजूद होता है, किस टाइम में। तो एज एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये चीज, ठीक है, कि समर डेज में क्या होता है कि जो एयर का वॉल्यूम एक्सपैंड करता है तो वाटर कंटेंट जो होता है रिलेटिवली डिक्रीज कर जाता है, रिलेटिवली डिक्रीज करता है। बट ऑटम में क्या हो रहा है कि वॉल्यूम एक्सपैंड नहीं हो रहा है, एक स्मॉल वॉल्यूम में मच अमाउंट ऑफ वाटर मौजूद हो रहा है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है वहां पे, क्लियर है। देन कम्स टू द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, दिस इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होता क्या है, मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ द एयर, ठीक है, जिसमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वाटर वेपर का मिक्सचर, दैट इज वी नेट, रेशियो है एक तरीके से, ओके। सेकंड क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होता है, मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ ड्राई एयर। तो ये कैसे निकालोगे, मास ऑफ वाटर वेपर, मास ऑफ वेपर अपॉन टोटल मास ऑफ एयर माइनस मास ऑफ वाटर वेपर, ये कर सकते हो आप, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट, ये आप कर सकते हो। देन कम्स टू द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम पढ़ते रहे हैं और जिसका यूज हमेशा होता रहा है अलग अलग सेंसर्स में। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ए रेशियो ऑफ वाटर वेपर प्रेशर एंड सैचुरेशन वेपर प्रेशर एट द प्रेजेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी तब क्यों देखा जाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसलिए देखा जा रहा है कि क्या एयर सैचुरेट हो गया है या नहीं हुआ है, ये पता करने के लिए, ठीक है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जहाँ पे 100% हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा कि वाटर जो है वो फ्रीज करेगा, वाटर विल फ्रीज, ठीक है, और वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पहुंच जाएगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जहाँ पे ड्यू का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, वेपर से वो ड्यू बनने के कगार पे जहां पहुंच जाएगा, उस जगह पे हम 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी देख रहे होंगे। क्लियर है कंसेप्ट, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते रहे हैं, ठीक है, तो फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना कि किसको कैसे रिलेट करना है, नहीं तो एग्जाम्स में गलतियां करोगे, ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका विंड रोज का, ठीक है। तो विंड रोज, दिस इज विंड रोज, ओके। विंड रोज क्या है, हम एक पॉइंट ऑब्जर्वेशंस देख रहे हैं हम यहाँ पे, पॉइंट ऑब्जर्वेशंस, ओके। तो ये पॉइंट ऑब्जर्वेशन से हम देख क्या रहे हैं, हम देख रहे हैं विंड डायरेक्शन, कहाँ से विंड आ रही है, विंड स्पीड प्लस विंड की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये तीन चीजें हम देख रहे हैं, ठीक है। और विंड रोज क्या होता है, एक पोलर रिप्रेजेंटेशन, पोलर रिप्रेजेंटेशन। अब ऐसा क्यों बोला गया है, देखो हर चीज का एक रीजन होता है, ऐसा क्यों बोला गया है। पोलर रिप्रेजेंटेशन इसलिए बोला गया है कि अगर आप पोल, सपोज करो इसको आप पोल मान के चल रहे हो, आपने देखा है कभी पोल से जब ऊपर आप देखते हो, पोल से खड़े आप सेटेलाइट में बैठे हो और आप पोल को देखो ऊपर से वर्टिकली, तो आपको ऐसे ही दिखेगा, ये सारे लैटिट्यूड्स दिखेंगे और ये सारे स्पोक्स जो हैं ये लॉन्गिट्यूड्स की तरह दिखेंगे, इसलिए इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन बोला जा रहा है। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन में आपको यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है क्या, कि ये डायरेक्शंस जो होता है ये डिग्री में रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज करो 0 से 29 ये बोल रहा है, ठीक है, 0 से 29 पे क्या है, जो स्पीड है, स्पीड कितना है, 10 है, ये लाइन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड को। तो ये 10 माइल्स पर आवर की स्पीड से निकल रहा है, कौन, हमारा जो ये स्पोक जो निकला हुआ है, शेडेड रीजन जो है। और ये क्या है, हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा मिल रहा है इस रीजन में, ये भी दिख रहा है आपको। तो विंड की फ्रीक्वेंसी भी हाई है यहाँ पे, और ये 10 मीटर पर माइल्स पर आवर्स की तरफ से मूव कर रहा है, ये भी आपको पता चल रहा है। प्लस 0 से 29 डिग्री पे मौजूद है। तो 0 से 29 मतलब क्या है, कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ की तरफ ये मौजूद है, ये दिख रहा है आपको। तो इतना ही है इसमें, दैट इज वेरी वेरी सिंपल, कि इसमें क्वेश्चंस जो आते हैं वो पूछते हैं कि विंड रो जो है, तो है क्या क्या दिखाता है, किस तरीके का डायग्राम है, इट इज अ पोलर रिप्रेजेंटेशन। सो यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स कि विंड
रोज को कैसे बनाया जाता है, एंड हाउ यू कैन से कि ये विंड रोज इस तरीके से दिखता है। विंड रोज का इंटरप्रिटेशन भी आपको आना चाहिए, ठीक है। और ये जो आपको यहाँ पे स्पोक्स दिख रहा है, ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का आपको विंड अलग अलग डायरेक्शन से जो आया हुआ है एक पॉइंट लोकेशन पे, वो आपको दिखा रहा है, ठीक है। ये क्लियर है? So here you can see the instrumentations that we use to measure the meteorological parameters. Instrumentations for measuring meteorological parameters. ठीक है, क्लियर है? तो सबसे पहले जो जानते हो आप, प्रेशर मेजर करने के लिए बैरोमीटर यूज होता है, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर यूज होता है। प्रिसिपिटेशन के लिए आपको प्रिसिपिटेशन गॉस की जरूरत होती है। नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट इज द पायरोनोमीटर, जिसमें क्वेश्चन आता रहता है। ये क्या मेजर करता है? सोलर इरेडियंस ऑन ए प्लानर सरफेस एंड इट इज डिजाइन टू मेजर द सोलर रेडिएशन फ्लक्स। ये दोनों मेजर करता है आपका, शॉर्ट वेव प्लस लॉन्ग वेव, ठीक है। यहाँ पे दो तरीके के सेंसर लगे होते हैं। शॉर्ट वेव ये मेजर करेगा, लॉन्ग वेव नीचे से मेजर होगा, ठीक है। तो पायरोनोमीटर बेसिकली सोलर रेडिएशन फ्लक्सेस को मेजर करता है। इसी तरीके से एक पायरो हेलियोमीटर है, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है डिजाइन स्पेसिफिकली टू मेजर द डायरेक्ट बीम सोलर रेडियंस विद ए फील्ड व्यू ऑफ लिमिटेड टू 5 डिग्री। ये टेक्निकली इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, एक तरीके से डिफ्यूज्ड रेडिएशंस को मेजर करता है। जो रेडिएशन जो डिफ्यूज्ड हो जाते हैं, डिफ्यूज रेडिएशन को मेजर करने में हेल्प करता है कौन? पायरो हेलियोमीटर। क्लियर है? ओके, सो दिस इज क्लियर। सो ये 5-6 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। उसी तरीके से आपको एक और भी आ सकता है, जिसमें कि आपको विंड का मेजर करने की बात आती है। तो अगर आपको विंड मेजरमेंट्स के लिए आपको वो बोलता है, तो आपको पता ही है कि विंड मेजर करने के लिए आपको क्या चाहिए? विंड क्या चाहिए? विंड वेन। विंड वेन्स की जरूरत होती है। विंड वेन्स कैसे होता है? ऐसे एक होता है नोजल टाइप सा, ठीक है, नोजल टाइप सा होता है, पीछे से चक्री लगा रहता है, नोजल टाइप सा होता है, और ये फिक्स्ड होता है एक पर्टिकुलर हाइट पे, वो उस पर डायरेक्शन दिखा रहा होता है, जिससे हम विंडोज का डायग्राम बनाते हैं। तो विंड वेन की जरूरत होती है विंडोज मेजर करने के लिए। इट इज क्लियर? ओके, सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर। So in the next topic we were discussing about the sustainable development goal। तो sustainable development goal हम पढ़ने वाले हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता क्या है? देखो, सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट गोल होता है 17 इंटरलिंक्ड है ये, 17 इंटरलिंक्ड ग्लोबल गोल्स है, ठीक है। अब इनका काम क्या है? इनका काम है तुम्हारा, ये ब्लूप्रिंट बनाते हैं फॉर अचीविंग सस्टेनेबल फ्यूचर, सस्टेनेबल फ्यूचर। ओके, क्लियर है? तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो था, इसको कहाँ इंक्लूड किया गया था? ये 2030 एजेंडा, इसमें इंक्लूड किया गया था, ठीक है, जिसको हम एजेंडा 2030 भी बोलते हैं। क्लियर कट है? तो एसडीजी वाज डेवलपमेंट 2015 में ये 17 गोल्स का डेवलपमेंट हुआ है। क्लियर है इतना? ठीक है। तो पहला जो गोल है वो क्या बता रहा है? पहला गोल आपका शो करता है पॉवर्टी, नो पॉवर्टी। सेकंड गोल जीरो हंगर, ठीक है। पॉवर्टी कम रहेगा तो हंगर भी कम हो जाएगा, अच्छी हेल्थ मिल जाएगी, गुड हेल्थ एंड वेलबिंग, ठीक है। फिर हेल्थ के बाद क्या आता है? एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा। फिर एजुकेशन में हम क्या देखते हैं कि लड़का लड़की दोनों को इक्वल तरीके से देखना चाहिए, तो जेंडर इक्वलिटी आती है, ठीक है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है, अच्छा पानी और अच्छा सैनिटेशन मिलने की जरूरत है। फिर आता है तुम्हारा एनर्जी का सोर्सेस, एनर्जी का सोर्सेस अच्छा होना चाहिए। फिर क्या है? डिसेंट वर्थ और इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इनोवेशन होना चाहिए।
फिर आता है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज को खत्म करना, ठीक है। फिर आता है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। पहले सब सेटअप हो गया, उसके बाद सस्टेनेबल सिटीज बनाने की जरूरत है, नहीं तो फिर क्या होगा कि फिर कंजप्शन हाई हो जाएगा। फिर रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन, मतलब जितना चाहिए उतना ही कंजप्शन करना है। 13 आता है फिर क्लाइमेट एक्शन। क्यों? क्योंकि तुम्हारा क्लाइमेट का भी प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्योंकि ज्यादा रिसोर्स यूज करोगे तो भी क्लाइमेट को नुकसान पहुंच रहा है। 14th में आपका लाइफ बिलो वाटर, मतलब एक्वाटिक एनिमल्स की बात कर रहा है, एक्वाटिक एनिमल्स की प्रोटेक्शन की बात कर रहा है। 15th पे लैंड वाला लाइफ। 16th में क्या है, पीस होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए, यूएनओ वगैरह, जो थोड़ा क्या तुम्हारे सारे नेशंस के बीच में पीस क्रिएट करके रखने की कोशिश करते हैं, वार सिचुएशंस कम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। 17th में क्या है, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, मतलब ये गोल्स को अचीव करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ तुमको पार्टनर्स चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से इसकी जरूरत पड़ी है, क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जरूरत पड़ी है। इसको कब बनाया गया? इसको तब बनाया गया जब हमारा 2015 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का समय समाप्त हुआ था। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 2015 में खत्म हुए थे, उसके बाद आया था। 2015 में जब ये खत्म हो गए थे तब इसकी शुरुआत की गई थी, किसके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की शुरुआत की गई थी। आफ्टर दी एमडीजी, एमडी उसमें कितने थे, एमडीजी 8 थे, 8 एमडीजी थे, ओके। तो 8 एमडीजी के बाद ही यही आया है, क्लियर है। अब इसको कब प्रपोज किया गया था, इसको तुम्हारा मिलेनियम समिट में प्रपोज किया गया था, ओके। कब, 2000 में, एमडीजी को 2000 में प्रपोज किया गया था मिलेनियम समिट में। क्लियर है, आई होप कि इतना समझ में आया होगा, ठीक है। So here we are finishing our lecture. So all the best guys. So all the students, we request to please subscribe our channel, and if you have some doubts you can comment in the box, and you can also join our classroom programs that is happening in our regular batches. So here we will get all types of materials, आपको materials भी मिल जाएंगे, काफ़ी materials जो कि आपको डिटेल में सिलेबस कवर करता है मटेरियल्स मिलेगा, प्लस आपका वो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों की सुविधाएं हैं आपके पास, कि आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं या ऑनलाइन लेना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। So we are providing the latest UGC NET environment material, UGC NET environmental EVS material for you guys. So you can definitely join us. So the in the beginning of our lecture we have a contact details. You can go there and contact us, or you can visit our website, that is www.evsacademy.com, or you can just type in EVS Academy in Google, where you will get the materials. We are also conducting the crash courses for the you guys, so to prepare, so you can also join us in our crash courses. So this is our achievers. So you can see how the EVS Academy has been evolved. So I wish you all to join the EVS Academy and pursue your career in the higher education streams of environmental science, and have a nice day.